नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव आज रविवार को अपनी गपशप में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच हैं तालमणि पी वैट्री भूपति जी, जो अपनी जनरेशन में 7वीं पीढ़ी हैं। इस कला के क्षेत्र में आप मृदंगम बजाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। आपने देश में, विदेश में हर जगह अपनी परफॉर्मेंस दी है, प्रस्तुतियां की हैं। तो चलिए आज उनसे मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, मृदंगम के बारे में जानते हैं, इंस्ट्रूमेंट की कितनी इम्पोर्टेंस है उस इंस्ट्रूमेंट की। तो चलिए मैं तालमणि की वैट्री भूपति जी का स्वागत करता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गोविंद जी, कैसे हैं? हाउ आर यू? और बहुत बढ़िया सर, मैं आपका आपको स्वागत। जी मैं आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। जी आपने मुझे याद किया और ये मेरे लिए फख्र की बात है, क्योंकि आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी मेरे शागिर्द रह चुके हैं नेशनल स्कूल ड्रामा में। तो जी जी एक जी। गुरु के लिए, एक मेंटर के लिए इससे बड़ी कोई खुशी की खबर नहीं हो सकती, खुशी की बात नहीं हो सकती, जो एक उनका हमने आपको एज ए स्टूडेंट देखा और आप हमें इस बार इंटरव्यू में लेके आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका सर कि मतलब आप आए और एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम आपसे जानेंगे, या जितने लोग हमारे साथ हैं वो सारे लोग जानेंगे। और किसी के मन में प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकता है, आपसे बातें कर सकता है। तो हम चाहेंगे क्यों ना इस इंस्ट्रूमेंट को मतलब आप थोड़ा सा इसका परिचय बजा के दें तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, मेरे लिए वहां। सौभाग्य की बात है कि जी आपके जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा एक कोरवई सुना देता हूँ, जो मृदंगम जी का है। एक बार आपको बोल के सुना दूं, फिर मैं, क्योंकि ये लैंग्वेज आगे पहुंचना बहुत जरूरी है। जी। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं अपने हाथों से निकाल के दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तातो ताका तोम ताके तातोम ताका जुनो तोम ताति के ताको तोम ताका तदि के ताको तोम ता दि तदि के ताको ता दि तदि के ताको ता दि तदि के ताको ता तोम ताका तोम ताके तातोम ताका जुनो तोम तदि के ताको तोम ताका तदि के ताको तोम ता दि तदि के ताको ता दि तदि के ताको ता दि तदि के ताको ताका तदि के ताको तोम तदि के ताको तोम ताका जुनो तोम ताके तातोम ताका तोम तातो ता दि तदि के ताको ता दि तदि के ताको ता दि तदि के ताको। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। बस छोटा बहुत सा बढ़िया, कोशिश मजा था। आया। ये तो मेरा सर। मानना बहुत जरूरी है। जो आप बजाएं, बजाना इज इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट यू द लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक। जो आप मृदंगम बजाते हैं, वो जैसे आप बोलते हैं वैसे श्रोता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। थैंक यू, आपने मेरी शुरुआत मृदंगम से कराई। सर तो आप शुभ अपने जनरेशन में 7वीं पीढ़ी हैं, तो मैं जरूर जी। चाहूंगा कि आप बताएं कि मतलब 7 पीढ़ी में लोग आर्ट से कैसे जुड़े रहे, आप कैसे, आपके पास तक कैसे आर्ट आया। जी तो यहाँ से शुरू ये करते हैं। जी मैं आई बिलोंग टू, मैं थोड़ा सा बाइलिंगुअल हूँगा, बीच बीच में थोड़ा सा जी अंग्रेजी भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं या ऐसे श्रोता हैं शायद जुड़े जी साउथ से, कि जो ज्यादा हिंदी ना समझ सके, लेकिन मैक्सिमम 90% हिंदी रखूंगा मैं। और जी। इसमें कहीं बीच में अगर मैं अंग्रेजी के शब्द अगर यूज करूं, तो मैं क्षमा हम्म, प्राप्ति हूँ आप लोगों से। मैं आई बिलोंग टू हेरिटेज फैमिली। जो मेरी फैमिली जी है वो कुंभकोणम तमिलनाडु से बिलोंग करती है, और म्यूजिकल फैमिली है। हमारे जो पूर्वज थे, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर्स एंड वो सारे ही तमिलनाडु कुंभकोणम से बिलोंग करते हैं। देर आर मेनी तमिल विद्वान, द तमिल नादस्वरम विद्वान, फ्लूट विदुषीज, कोटवाद्यम। पहला एक ऐसे कोटवाद्यम करके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो मेरी
पैटर्नल साइड से ही आई थी, रंगना कोटवादी सावित्री कमाल की वहां से। एंड मेरी दादी, मेरे दादाजी, फिर ये नेचुरल था मेरे लिए, एक्चुअली ऑप्शन नहीं था ये मेरे लिए बिल्कुल नेचुरल था ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास आना। फिर मेरे फादर साहब जो वन ऑफ दी लेजेंड्स हैं मृदंग में, कलईमामणि श्री प्रेम कुमार, उनके थ्रू मेरे को ये आर्ट मिला और मैंने उनको बजाते, जैसे घर में बचपन से ही मुझे एको आ रही थी मेरी अपनी वॉइस। जी जी सॉरी। मेरे को बचपन से ही मेरे पिताजी को और ऐसा माहौल मिला कि मैं इस संगीत को बचपन से अपने घर में माहौल में बंद हो गया होगा। नहीं अब ठीक है, मुझे अब ठीक आ रही है। या मैं कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू करूं? हेलो जी, मेरी आपकी वॉइस नहीं आ रही है मेरे को। आई होप मेरी वॉइस आ रही है। हाँ आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज। ओके ठीक है। तो बचपन से मैंने अपने फादर साहब को देखा और ऐसा विद्वांस को देखा। मेरे घर में आना जाना काफी लोगों का, चेन्नई से हर जगह जितने लोग आते थे। तो उस माहौल पे बचपन से सीखना क्या बैठना शुरू किया था। तो करते ये मेरे लिए नेचुरल था इंस्ट्रूमेंट। मेरे को बचपन से यही देखा था मैंने। तो बचपन से ऐसे संगीत मेरे को विरासत में मिली एक तरीके से बोले जी। मतलब वो तो है कि मतलब 7वीं पीढ़ी तो विरासत में तो आपको मिलेगा ही। और इसके अलावा मेरे पहले गुरु मेरे फादर कलईमामणि श्री प्रेम कुमार जी, और उसके बाद मैं लेजेंडरी मृदंगम लेजेंड गुरु कारिकोड़ी मणि जी से चेन्नई में शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ था उनसे। और अभी भी उनका प्यार बरकरार है, गुरुओं का प्यार बरकरार है। ये दोनों मेरे ऐसे गुरु हैं, ऐसे मेंटर्स हैं जिनके वजह से मैं शायद कुछ आज बजा पा रहा हूँ। बस आप ये समझिए कि गुरुओं की भीख है जो हम अभी भी हम लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरणा देती है। यहाँ पे एक बात जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स में या क्लासिकल डांस में या क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट में गुरु शिष्य परंपरा होती है जी। तो वो कैसे निर्वाह होती है, क्या होती है? क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है कि मतलब आपने अपने गुरु के साथ, फिर आपके जो स्टूडेंट होंगे आपके साथ। बिल्कुल। क्योंकि थिएटर में ऐसी कोई परंपरा होती नहीं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि उसके बारे में जरूर आप बताएं। जी आपने ना गुरु का नाम लेते ही हम जैसे आपने जैसे गुरु का नाम लिया, गुरु का नाम लेते ही क्या है ना, वो हमारे जो रोंगटे जो गूज बम्स कहते हैं ना, वो हो जाते हैं, क्योंकि पूरा फ्लैशबैक जाता है। ये गुरु शिष्य परंपरा क्या होता है पता है? एक बाप बेटे का रिश्ता होता है ये, क्योंकि आप एक क्ले होते हैं। और ये एक चीज मैं बता दूं बहुत जरूरी है कि सैटरडे संडे वाला कोर्स ऐसा नहीं है। संगीत इज नॉट अ कोर्स, नो, इट्स एनसाइक्लोपीडिया ऑल टुगेदर। ये अगर आप कोर्स समझें या कोई क्लास कहते हैं ना, ये क्लास का वर्ड जो है वो बहुत ही छोटा लगता है। क्लास है मेरी, ये नहीं होता। ये संगीत एक ब्लड, आपका अगर बॉडी है तो उसके अंदर आपका ब्लड जो फ्लो होता है वो संगीत, उसके हिसाब से अगर आप उसको इंपॉर्टेंस दें कि आपकी जान है, तो जैसे जो जान पे जान फूकता है वो गुरु होते हैं। तो गुरु आपको बनाते हैं, आप क्ले होते हैं, वो आपको शेप देते हैं। और गुरु का जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, वो गुरु शिष्य परंपरा का एक आउटपुट है समझिए। इसके बारे में मैं बताऊं तो इट्स अ ब्लेसिंग। गुरु इज अ ब्लेसिंग। तो आप गुरु चूज नहीं कर सकते।
आपको गुरु चूज करते हैं। और ये जैसे आप आर्ट को चूज नहीं करते, आर्ट आपको चूज, ये मेरा व्यक्तिगत एक सोच है। और गुरु के लिए तो आप ये सोचिए कि आप बाकी चीजें बेकार हैं। और क्योंकि आपको वही लोग यहाँ तक लेके आते हैं, वो सिखाते हैं, जो आपको सिखाते हैं वो आपको इम्बाइब करना है। और सिखाने का मतलब ये नहीं कि हमेशा आपके पास बैठ के सिखाएंगे। एको आ रहा था गोविंद जी, मेरी बात सॉरी। अच्छा, गुरु हमेशा ये नहीं कि आप बैठे हैं और आपको गुरु सिखाएं, ऐसा नहीं होता है। आप उनको ऑब्जर्व करना, आप कैसे चलते हैं, आप आइडियलाइज करते हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा है। ऐसे नहीं कि मेरा संडे क्लास में मैं गुरु के पास गया था मैं, और वहां पर मैंने कुछ चीजें ले ली और मैंने बजा। नहीं, आप उनके साथ रहना, उनके साथ रहने का मतलब हो सकता है कि आप उनके घर में ना रह सकें। पहले गुरु शिष्य परंपरा में होता था कि आप उनके घर में रह के, जैसे मेरे फादर साहब थे वो गुरु शिष्य परंपरा में थे। वो रामनाथपुरम मुरुगा भूपति करके लेजेंड है, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ मृदंगम प्लेइंग, पद्मश्री अवार्डी है वो। तो उनके घर में रह के मेरे फादर साहब ने सीखा था। उससे पहले मेरे दादाजी के पास सीखा था, फिर चेन्नई में जाके 5 साल उनके पास, उनके घर में रह के, उनके कपड़े धो के बच्चों को। आप, इसका मतलब नहीं कि आपको गुरु बैठ के सीखना, नहीं, आप गुरु को ऑब्जर्व, उनके रियाज को ऑब्जर्व करना, देखिए बहुत बड़ी चीज है। और ये जब आपको अलाउ किया जाता है, वो गुरु की महिमा होती है, उनका बड़प्पन होता है। आप ऐसे नहीं घुस सकते हैं आप गुरु के लाइफ में, अगर वो आपको इतना स्पेस देते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा है। यू हैव टू हैव दैट रिस्पेक्ट, यू हैव टू हैव दैट। और गुरु तभी आपको कुछ दे पाते हैं जब लेने की स्थिति में होते हैं। ये नहीं कि आपको आप कुछ भी दे देंगे तो आप कुछ भी दे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कभी ना दे 10 दिन तक भी, लेकिन 10 दिन भी वो आपके पेशेंस का वो है कि 10 दिन पहले क्या सिखाया था उसको बैठ के रियाज करो। सर लेसन नया लेसन करके संगीत में होता नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा डेली आपको सीखना होता है, गुरु से डेली सीखने का मामला होता है। तो ये चीज मेरे हिसाब से गुरु शिष्य परंपरा है कि आप यू हैव टू बी वेरी वेरी लॉयल टू योर गुरु। आप उनको प्यार करें, उनको सम्मान। भगवान भी बाद में आते हैं मेरे लिए। ये मैं जैसे बोला, मेरा व्यक्तिगत अपनी सोच है कि गुरु, ठीक है, माता पिता गुरु देवम कहते हैं, देवम इज लॉर्ड, उससे पहले गुरु का नाम लिया जाता है। तो आप सोचिए कि स्थान क्या गुरु का। बस यही है कि यू हैव टू वेरी वेरी यू नो यू हैव टू वेरी वेरी ह्यूमिलिटी चाहिए आपको गुरु के। नतमस्तक होना, बचा आप कितना भी काम कर लें, आप गुरु के ऊपर नहीं हो सकते। ये सोच बहुत जरूरी है एक शिष्य के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब गुरु जो है कभी अपने शिष्य का साथ नहीं छोड़ता, वो आखिरी समय तक, आखिरी दिन तक उसके साथ होता है, हाथ नहीं छोड़ता। लेकिन टीचर तो कोर्स खत्म कराता है और चला जाता है। गुरु का गुरु का मेरे हिसाब से डिफरेंस टोटली डिफरेंट। यू नो, आप मेरा मानना है जहां आप हार जाते तो वहां आपको गुरु पकड़ के लेके जाते। और बहुत बार मैं यहाँ तक पहुंचा तो बस उनका आशीर्वाद, उनका प्यार और उनका धक्का बहुत जरूरी है, वो जरूरी है। उनकी वजह से पहुंचे जो भी छोटा मोटा कर रहे हैं। नहीं, आपने तो मतलब देश में विदेश में हर जगह मतलब इस वाद्य यंत्र को पहुंचाया है। तो मतलब इसको सीखने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, कैसे अभ्यास करते हैं, आपने कैसे शुरू किया? आपने तो 10th में आपको स्कॉलरशिप मिल गई थी। नहीं, मेरे को पहला सीसीआरटी स्कॉलरशिप पहला जी। पहला जो मेरा स्कॉलरशिप हुआ जब मैं 10 साल का था। सीसीआरटी स्कॉलरशिप का उस वक्त पे बहुत, अभी भी उसका बहुत, इट्स नेशनल स्कॉलरशिप यू नो फॉर मृदंगम। तो व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड, और 10 साल में अप्लाई कर सकते हैं आप, 10 से 14 के बीच में होता है। तो पहले मेरे गुरु का आशीर्वाद से उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं सीसीआरटी में अप्लाई कर सकूं। उन्होंने करके और जो भी कुछ मेरे को मिला उस हिसाब से मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई थी 10 साल में। और उसके बाद एचआरडी स्कॉलरशिप, सीनियर स्कॉलरशिप होता है वो, और वो जो है वो 18 साल में होता है। तो मैं 18 इयर्स में उसको अप्लाई किया। जैसे आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 साल में अप्लाई किया। वो
और वो चेन्नई में होता है उसका, और साल में सिर्फ 2 लोगों को मिला जाता है। तो गुरुओं के आशीर्वाद से मेरे को इस लायक समझा कि वो स्कॉलरशिप भी मेरे को मिली उन लोगों के आशीर्वाद से। फिर उसके बाद तो जब मैं 21-22 साल का था, तो वो भी गुरुओं के आशीर्वाद से मैं एनएसडी में मेरा मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही जैसे अप्लाई किया प्रॉपर सिलेक्शन, वो भी गुरुओं का आशीर्वाद था। उसमें मैं कहीं नहीं स्टैंड होता हूँ, तो उनके आशीर्वाद पूर्ण था मेरे, उनके आशीर्वाद से मैं आज एनएसडी में भी म्यूजिक डिपार्टमेंट में कुछ अपनी सेवाएं दे पा रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा, मृदंगम की खासियत क्या है? मृदंगम को एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना जाता है, तो उसकी खासियत, उसकी पहचान के बारे में जरूर बताएं। बिल्कुल। देखिए, मृदंगम हमने मृदंगम में ही संस्कृत है, ये संस्कृत का वर्ड है। मृद अंगम, क्ले बॉडी, मृद क्ले, अंगम बॉडी। तो ये आप ये सोचिए, जब ये कोई साउंड इजाद हुआ होगा, जब किया होगा, तब कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट बना था वो मृदंगम ही कहलाया जाता था। वो एंशियंट नेम है, ये इज एंशियंट नेम। जो भी इंस्ट्रूमेंट बने थे उसे मृदंगम ही बोला गया और उसका नाम रखा गया। और ये मानते हैं मृदंगम इज वन ऑफ द इंडियन क्लासिकल फील्ड, वन ऑफ द एंशियंट मृदंगम, एंड दिस इज कॉल्ड, ये कर्नाटिक म्यूजिक का प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, और इसे क्वीन ऑफ ऑल मेलोडीज कहते हैं। इसका साउंड मैनली भी होता है और बहुत स्वीट, बहुत ही मीठा होता है। आप इसको हेवी भी बजा सकते हैं, आप उसको सॉफ्ट भी बजा सकते हैं। तो ये भी माना जाता है कि आपने बहुत सारे मंदिरों में देखा होगा, दिस इज टेम्पल इंस्ट्रूमेंट, ये इवॉल्व हुआ टेम्पल के वहां से। तो गणेशा, आपने गणेश भगवान जी को देखा होगा, नो, रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स, तो उनके हाथ में भी आपने मृदंग देखा होगा। और जो चैरियट हैं शिवा के, नंदी जी होता था, वो मृदंगम बजाते थे। तो ये माइथोलॉजिकली बहुत ही रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, एंड ये पूजनीय है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि इसके 2 साइड्स हैं, एक तो ये है जो शार्प टिम्बर देता है, और लेफ्ट है बेस। इसमें बेस का साउंड आता है, शार्प और बेस टिम्बर का कॉम्बिनेशन है ये। और इट हैज गॉट n नंबर ऑफ फिंगरिंग टेक्निक्स। इसमें इतने फिंगरिंग टेक्निक्स हैं कि शायद आप जितने साल बजाएं, कुछ भी बजाएं, एक चीज का 10 वेरिएशंस भी निकलते हैं। एंड वन ऑफ द वेरी लाउड इंस्ट्रूमेंट, लाउड दोनों, एक होता है प्यार से और बहुत हेवी, दोनों इसमें है। और आज की डेट में इंटरनेशनली बहुत अक्लेम्ड इंस्ट्रूमेंट है ये। और मृदंगम बोल दें तो मृदंगम में एक भारीपन है। और इसको सीखने के लिए तो जैसे मैं आपको बताऊं, तो सीखने के लिए एक रिदम में आपको इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। ये इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि पहले उठाएं और बजाएं, नहीं, आपको कुछ संगीत को लेके एक वो होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। बाकी बच्चों को इस शैली तक लेके आने की जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स की होती है। कोई बच्चा नहीं कहता कि मुझे मृदंगम सीखना है, मेरे को वायलिन सीखना है, मेरे को गाना सीखना। आपको लेके जाना, वो कैसे बिहेव करते हैं, कहीं हाथ में बजाते हैं, पैर कैसे करते हैं, या गाना गाते हैं, क्या उसको आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत आती है कि क्या करेक्ट है और क्या, उस हिसाब से। मृदंगम इज वन ऑफ द एंशिएंट परकशन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसको क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। और अच्छा, आप जब एनएसडी आए उससे पहले आपने किनके साथ संगत की थी? कि मतलब क्या म्यूजिक के साथ किया था या क्लासिकल डांस के साथ भी किया था? क्योंकि एनएसडी जब आया तो थिएटर जुड़ गया, लेकिन उससे पहले आप थिएटर का आपने किया था नहीं किया था हमें भी नहीं पता। देखिए गोविंद जी, बहुत अच्छा आपने सवाल आपने पूछा। मैं आपको बताऊं, थिएटर भी जो है वो अलादा नहीं, वो भी इमोशंस है। हम लोग इमोशन से तो निकालते हैं ना, जब हम सामने कोई इनैक्टमेंट करते हैं या कोई चीज करते हैं, इमोशंस करते हैं। और जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वो उस इमोशंस को उभार के लेके आता है।
तो मेरे को डेफिनेटली थिएटर में थोड़ा अप्रोच अलग है, वो तो खैर एक अलग जगह होगी। जैसे आपने पूछा एनर्जी आने से पहले मैंने क्या किया, किसमें हो गया। एक तो जैसे बचपन से सीखते आए, और पहले मेरे जो स्टेज परफॉर्मेंस था, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग एट द एज ऑफ 6 एक कंपटीशन में था और स्टेज में, और जैसे मेरे को बताते हैं कि मैं फर्स्ट आया था उसमें, उस एज कैटेगरी में। उसके बाद स्लोली स्लोली कुछ कुछ बजाना, वोकल के साथ बजाना, फिर आप सीखते हैं। उस वक्त आप बहुत सीखते हैं, और सीखने का मकसद ये नहीं होता कि आप पहले सीधे जाके बजाओ। आपको वो एक अलग मेच्योरिटी होती है स्टेज में अकम्पनीमेंट करना। एक होता सोलो, आप सोलो बजाते हो यू आर किंग, आप जो बजाते हैं यू आर किंग, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है, कोई भी कुछ भी बजा सकता है। बट यू वेन अकम्पनी, इट नीड्स लॉट ऑफ मेच्योरिटी। और उस चीज को कैसे आप एक, क्योंकि गाने हो गया या इंस्ट्रूमेंट हो गया, डांस हो गया, जिसके साथ भी बजाएंगे, आपका काम है उसको एनहेंस करना, उठाना, है ना, उसको सपोर्ट करना। आप वहां पर सोलोइस्ट नहीं होते हैं। सोलोइस्ट जो है उनको आप एनहेंस करने के लिए आप होते हैं। आपका जो परम धर्म होता है, उनको बिना डिस्टर्ब किए, उनको उस प्रोग्राम को या उस कॉन्सर्ट को कैसे आप एलिवेट करके लेके। तो ये 10 साल में, जैसे मैंने बोला, स्कॉलरशिप मिली। फिर उसके बाद अरंगेट्रम एक शब्द है जो फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस, जिसका मीनिंग है अरंगेट्रम। तो वो एक्चुअली में गुरु अपने शिष्य को रेडी करके ऑडियंस के सामने लेके जाते हैं, पेश करते हैं, ये लड़का है, सुनो उसको। तो ये कर्नाटिक म्यूजिक में, कर्नाटक शैली में इस चीज का महत्व बहुत ज्यादा है। ये कोई भी स्टूडेंट, हमारे पहले इसमें माना गया है कि अरंगेट्रम बहुत जरूरी है। उससे पहले इंट्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो प्रॉपर स्टेज मिलना चाहिए कि आप क्या करते हैं। प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होती है, गुरु उनको पूरा तैयार करते हैं, कैसे बजाना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे स्टेज में स्टेमिना बढ़ाना है, 2 घंटे कैसे बजाना है। आप सोचिए, कोई भी चीज 15 मिनट में आप करेंगे, हाथ ऐसे उठा के भी रखेंगे, तो मुझे लगता है कि 15 सेकंड में हाथ दर्द हो जाएगा। लेकिन आप स्टेज में ऐसे बैठे, जैसे मैंने हाथ पैर ऐसे रखा है, ऐसे रखा, और मैं बजा रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली 2 घंटे के लिए बजा रहा हूँ। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई पहलवान चाहिए होता है, इसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है। इसका रियाज करके एक शब्द है, आप लोगों ने सुना होगा, रियाज ऐसे किया जाता है उसको। तो मेरा अरंगेट्रम जो हुआ 1993 में हुआ। आई थिंक आई वाज देन 13 और समथिंग। और अरंगेट्रम में बहुत सारे विद्वान लोग आए, यहाँ से भी, चेन्नई से भी फ्लू किए थे। तो उस वक्त मेरे फादर साहब ने, जो मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने एक ही स्टेज में 3 अरंगेटर, 3 अपने स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस किए, कि बहुत बड़ी बात है कि नहीं मेरा बेटा अकेला इंट्रोड्यूस करना, ये मेरे 3 हैं, और तीनों का अलग कॉन्सेप्ट, तीनों का अलग कॉन्सेप्ट। उसमें का देखिए, मैं वो बता रहा हूँ ना, एक गुरु के लिए बेटा और शिष्य में कोई फर्क नहीं रहता। और ये सच बात है। जो असली गुरु होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो ये देखते हैं कि ये शैली किसको अच्छे से पकड़ पा रहा है। दबाने वाले का नाम गुरु नहीं है, खिला के बाहर छोड़ते हैं, वो गुरु होते हैं। वो ओपन प्लेटफॉर्म में छोड़ देंगे आपको। बेटा है, नाती है, पोता है, या मेरा स्टूडेंट जो सीख रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं। कौन डिजर्व करता है उस संगीत को, कौन डिजर्व करता है। तो 1993 में मेरा, यहीं पर आपके एपी भवन में, 93 में सोचिए, एपी भवन में मेरा अरंगेट्रम हुआ। तो दिल्ली का पहला अरंगेट्रम था। दिल्ली में से पहले मृदंगम अरंगेट्रम नहीं हुआ। तो मेरे फादर साहब ने उनके 3 शिष्य को इंट्रोड्यूस किया अलग अलग कॉन्सर्ट्स में, जिसमें अलग अलग चीफ गेस्ट थे। मेरे टाइम पे वन ऑफ द वेरी डेंजरस क्रिटिक, उनका नाम सुब्बुडू हुआ करता था, कभी उनके बारे में सर्च करिए। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बड़े बड़े आर्टिस्टों को या तो लाइव बना दिया, या तो बर्बाद कर दिया। उनका लेख को बहुत माना जाता था, सुब्बुडू जी का। तो सुब्बुडू जी के मेरे फादर ने मेरे के लिए उनको चीफ गेस्ट बनाया था। अगर क्रिटिसिज्म करना तो यही खत्म कर दो बोल दो, नहीं है, अगर नहीं ये होता है तो इसको जरूरत नहीं। अच्छा, मैं बहुत लकी इसलिए था कि उस वक्त मेरे फादर साहब तो बाकी 2 शिष्यों को सिखाने में थोड़े मशहूर थे। तो मेरे दादाजी आए थे, वो और भी टफ मास्टर। तो उन्होंने मेरे को, हालांकि फादर साहब ने ही सिखाया, 15 दिन की जो मेरी ट्रेनिंग हुई, तो मेरे दादाजी के अंडर हुई थी, सीपी सिंगारम पिल्लई।
जी, जिन्होंने बहुत सारे शिष्य करे थे, तो मेरे को सिखाया। तो उस वक्त मेरी दादी फ्लूट विदुषी कलेमामनी टी आर नमनी, वन ऑफ द लेजेंडरी फ्लूट आर्टिस्ट कर्नाटक की, तो वो उनको कंपनी मेरे को करना था। और ई एम सुब्रमण्यम एक घटम आर्टिस्ट थे चेन्नई के, वन ऑफ द लेजेंड आर्टिस्ट, उनको चेन्नई से वो भी आए हुए थे। तो मेरे साथ अकम्पनी करने के लिए सारे विद्वान थे। टी आर नवनीतम, वन ऑफ द लेजेंडरी फ्लूटिस्ट, ई एम सुब्रमण्यम सर, मृदंगम में मेन मैं बजा रहा था, सुबुडू सर थे चीफ गेस्ट। तो वो एक ऐसा था। और 3.5 मात्रा में अक्षरम में मेरा सोलो दिया गया था। तो वो अभी भी मेरे आंखों के सामने है, क्योंकि मैं भूल नहीं सकता। जब मेरी दादी रिहर्सल करने का मेरा हाथ फट जाता था, तो रात में उनका काम होता था गर्म पानी में नमक डाल के मेरा ऐसे ऐसे करके, दो मोमेंट्स का यू कांट फॉरगेट। ये आपको एक म्यूजिशियन बनाने में आपकी बहुत भूमिका होती है, बहुत सारे लोगों की। मैं किसी एक का भी नाम लूं तो वो ठीक नहीं है। तो अरंगेट्रम इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी म्यूजिशियन। फिर उसके बाद अरंगेट्रम हुआ। फिर मेरे को काफी जगह गुरुओं के आशीर्वाद से रिकग्नाइज ऐसे मिला गया कि 13 साल का लड़का है, थोड़ा ठीक ठाक बजा ले रहे हैं। तो चेन्नई से भी फोन आने लगे। तो आपने नाम सुना होगा उस वक्त, मैंडलिन यू श्रीनिवास, बहुत लेजेंडरी मैंडलिन के विद्वान थे। तो उन्होंने मुझे चेन्नई बुलाया था कि सुना है कि अच्छा बजाता है, तो बुला लो एक कॉन्सर्ट के लिए। सो आई फ्लू फ्रॉम हियर, और उनके साथ डबल मृदंग, एक लेजेंडरी मृदंग विद्वान श्री मुष्ण राजा राव, अभी संगीत अकेडमी अवार्डी। और दूसरा मृदंग मैं था। मैं तब 14 साल का था, और एक हफ्ते में मेरे बोर्ड के एग्जाम थे। मैंने उसका नहीं किया, मैं गया, मैं बजाया, फिर यहाँ पर आके बोर्ड के एग्जाम दिया। हमने पढ़ाई और संगीत को ना कभी भी उस प्रेशर में नहीं लिया। हमारे घर में वो भी जरूरी था कि पढ़ाई करना है, ये भी करना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं होते थे, अलाउड भी नहीं था। तो इस हिसाब से मैं बहुत ही रहा। उसके बाद मैंने स्लोली डांस में भी बजाना शुरू किया। और और जैसे आप पूछ रहे थे ना, थिएटर सर अलग होता है, और आप डांस बजाते हैं तो वो थिएटर से अलग नहीं। जब आप डांस बजा रहे हैं या कोई वोकलिस्ट को करते हैं, मेरे गुरुजी मेरे को बता एक टिप दिया था, बहुत अच्छा टिप दिया था। मैं बोला कि डांसर्स का ना पैर देख के बजाओ, वोकलिस्ट का मुंह देख के बजाओ, कॉन्सेप्ट निकाल दो। ये बहुत बड़ा टिप है। तो पैर बहुत जरूरी, तो आप उसके एक्सप्रेशन को फॉलो करते। तो हालांकि मैंने शायद ज्यादा थिएटर नहीं बजाया था उस वक्त जब मैंने इंटरव्यू दिया, और फिर मेरा वही मैं कह रहा हूँ ना, सिलेक्शन भी हो गया 33 लोगों में, पहला जो भी आया मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो लेकिन वही है थिएटर मेरे लिए अभी इसलिए शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा बजा ले रहा हूँ, एक्सपीरियंस हो गया। बहुत सारे डांस ड्रामास आपने बजाए, बहुत सारी चीजें मैं बजा के ही इधर आया था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा हेल्प था। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही ज्यादा लॉस्ट था। तो नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन इसीलिए था क्योंकि थिएटर में जब आए और उससे पहले आपने म्यूजिक कॉन्सर्ट में काम किया, आपने डांस के साथ काम किया, और डांस में बोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सारा कुछ मृदंगम के हिसाब से चल रहा होता है, क्योंकि मृदंगम वाला सारा बोल और जैसे भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, जैसे भरतनाट्यम हो गया, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, इसका प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है मृदंगम जी। तो उसमें कैसे बोल होते हैं, मतलब कुछ मैं आपको बोल के सुनाता हूँ। देखिए, बहुत ही बोल के सुनाता हूँ। देखिए, बोल का अपना एक लैंग्वेज है। जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको बोल के सुनाया, लेकिन मैं एक चीज आपको इसको कैसे छोटा वेरिएशन करते हैं आप देखिए। Takatipi takajunu rakadipi takajunu rakadipi takajunu rakadipi takajunu ripi takajunu rakadipi takajunu rakadipi takajunu takadipi takajunu। ये सिंपल मैंने बताया। अब इसको वेरिएशन कैसे करते हैं, आप डांस कैसे आता है, या आप ऐसे थिएटर आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट को कैसे, मैं भी उसको अगर वेरिएशन करूं ऐसे, फिर रकतिपि तकचुनु तकतिपि तकचित तकतिपि तकचित तकतिपि तकजुनु तकतिपि तकजुनु तकतिपि तकजुनु हदिपि तकचुनु तकतिपि तकजुनु तकतिपि तकजुनु दिग 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 तकजुनु। बोल ऐसे होते हैं, आप इसको ऐसे इम्प्रोवाइज करते हैं, इम्प्रोवाइज आप करते हैं, और इसमें डांस भी लेके आ सकते हैं आप इसको, है ना। जैसे
talam kita tipita tadi kita kom tadi kita kom tadi kita kom tadi kita kom tadi takradum tadi takradum tadi takradum kita takradum kita takradum kita takradum ta तो इन चीजों से ही बोल के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं और इसको आप चाहे आप डांस के हिसाब से डांस पे आप डाल लीजिए, आप वोकल अलग होता है। जैसे डांस कैसे होगा वोकल है ऐसे बजाए। अब डांस में इसी को इसी 5 मात्रा को तदिकेटतुम 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कर सकते हैं। किड़तम ऐसे भी। तो डांस में क्या होता है, थोड़ा अप्रोच अलग होता है, वोकल में थोड़ा मीठा चलता है, बीच में मीठा भी है। तो इट्स शैली का अपना एक अप्रोच है बजाने का। आप एक आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे आप उसमें ढालते हैं। उसके लिए जितना बजाएंगे उतना एक्सपीरियंस तुरंत नहीं आता। मैं भी जब बजाना शुरू किया मैंने बहुत सारी गलतियां की, थोड़ा थोड़ा करके सीखा नहीं, अब ऐसे बजाना चाहिए, तो ऐसे बजाना चाहिए, हमें ऐसे चेंज करना चाहिए अपने आप को। तो जैसे आप कंटेम्प्रेरी आग ले लें कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्टों से मैंने बजाया, बहुत अनुषा लाल करके हैं, अस्ताद बाबू, दे आर बिग नेम। आप उसमें मृदंगम का काम करना है, लेकिन उनके ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स में कैसे मैं अपने चीजों को, क्लासिकल ही होता है, हमें क्लासिकल से बाहर जा ही नहीं सकता। मैं मृदंगम बजा रहा हूँ जब, तो मैं क्लासिकल से बाहर जा ही नहीं सकता। मैं अपना अप्रोच चेंज करता हूँ। उस सिलेबल की मेरे पास 10 वेरिएशन होने चाहिए। आई कांट बी कि नहीं मेरे को ना इतना ही आता है, देन यू आर नॉट फिट टू बी वेरी फ्रैंक। आप एज ए म्यूजिशियन यू हैव टू वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी ओपन माइंडेड। फर्स्टली यू हैव टू वेरी ओपन माइंडेड। आप ये नहीं बोल सकते मृदंगम कैसे बजेगा, इसमें नहीं, आपको बुलाया गया है तो आप उसको जस्टिफाई करिए कैसे बजा सकते हैं, और इसकी जरूरत है। एक आर्टिस्ट की खासियत होनी चाहिए। जरूर, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब कि डांस के साथ कैसे होता है, फिर म्यूजिक के साथ कैसे होता है। और आपने एक बात कही ना, अप्रोच बदलता हूँ कि क्लासिकल होता है लेकिन अप्रोच बदलना पड़ता है। तो मतलब मेरे जहन में आया कि मतलब कैसे, मतलब अगर आप कुछ बजा के बता देते कि कैसे अप्रोच बदलता है क्लासिकल होते हुए भी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे सिंपल मैं एक बजा रहा हूँ आपको, है ना, अब ये मैं बजा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल। अब चेंज कर, इसको आप कैसे कैसे चेंज ओवर करके लेके आते हैं। जैसे अब डांस में ऐसा बजा, कंटेम्पररी, ये आते ही कंटेम्पररी हो जाएगा, या इसका ये क्लासिकल में सब मिलते हुए। आप इसको कैसे आप इसको लेके आते हैं, आप डांसर्स को देखते हैं या वोकलिस्ट को देखते हैं, उनका अप्रोच देखते हैं ये कैसे जा रहे हैं, उसी वक्त आप उसको स्पॉन्टेनिटी में देते हैं। बहुत सारे अप्रोच हैं, जैसे आप कोई तो उसको उस वक्त जब आपको निकालना होता है कर दें। और अभी तक कर भी पाए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब किस तरह के मोमेंट है उस हिसाब से चीजें ढलती हैं। तो मैं इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया था कि मतलब आपने डांस के साथ, म्यूजिक के साथ, जब आप थिएटर में आए तो थिएटर में तो दूसरी तरह का ही अप्रोच होता है। जी जी तो बिल्कुल, आपको क्या दिक्कतें या क्या प्रॉब्लम आपके सामने आई? दिक्कतें आई, क्या आपने उसको कैसे सॉल्व किया, फिर नई चीजें कैसे बनाई उसमें? देखिए, मैं इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी नेशनल स्कूल ड्रामा का ऋणी हूँ। मैं इससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूँ। इसलिए नेशनल स्कूल ड्रामा एज अ होल इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन। मैं देखिए, क्लासिकल जो म्यूजिशियंस होते हैं, नो डाउट दे आर लिटिल रिजिड मतलब इतना ओपन माइंडेड नहीं होता, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम लोग आ रहे हैं, जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत डिसिप्लिन्ड और ऐसे ही जाना है, यही सीधा रास्ता है, ऐसे ही जाना है, और इसके राइट नहीं लेना, लेफ्ट नहीं लेना है, यहाँ जाना आपको, और मेरा
सेकेंडली जो मॉडर्न एजुकेशन में बड़ा काम आया मेरे को, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मैं दिल्ली में ही पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे फादर, मेरे गुरुजी ऑल इंडिया रेडियो में वाद्य वृंदा के स्टाफ थे, और आप समझिए कि मेरी स्कूलिंग कॉलेजिंग सब दिल्ली में हुई है, तो मेरे को एक मॉडर्न एनवायरनमेंट भी मिला, जिसकी वजह से एज ए म्यूजिशियन मैं बहुत सारे डिफरेंट काम कर पाया, तो मेरा क्या है, दिमाग मेरा थोड़ा सा खुलता चला गया। तो जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आया, तो मेरे लिए, अगर मैं एक सिंपल शब्द में बोलूं, तो मेरे लिए कल्चरल शॉक था। इसका मतलब आप समझ लो। तो ऐसा मैंने ओपन एनवायरनमेंट, ऐसा बिंदास, व्हेन आई गॉट अपॉइंटेड देयर इन 2002 एज अ परकशन प्लेयर, पहले 2 दिन तो मैं घूमता रहा, मेरे को पता ही नहीं क्या करना है। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। मैं अपॉइंटमेंट हो गया, लेटर आ गया, ज्वाइनिंग कर ली थी मैंने, मेरे को डेट याद है, मई 13 तारीख 2002 में। तो मैं आया, 2-3 दिन तो मैं ऐसे कमरे का भी ज्यादा पता नहीं था कहाँ पर क्या, आई वॉज लिटिल, मैं घूम रहा था। तो फिर बाद में मेरे को समझ में आया मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे को क्या करना क्या है। अच्छा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की महिमा देखिए, पहला मेरा जो प्रोडक्शन, उसके बाद ही मेरे को एक प्रोडक्शन मिला। पहला प्रोडक्शन आप सोच सकते हैं किसके साथ हुआ मेरा, द ग्रेट रॉबिन दास, जो थिएटर के लिए मेरे लिए एक नया एंट्री था। सो द ग्रेट रॉबिन दास जी के प्ले डॉल्स हाउस मेरे लिए पहला प्ले था। देखो या डॉल्स हाउस मेरे लिए पहला प्ले था। और डॉल्स हाउस में आने से पहले रॉबिन दास जी ने मेरी अलग से एक इंटरव्यू ली। तो उन्होंने बुलाया, कोई नया लड़का है म्यूजिक डिपार्टमेंट में, उसको लेके आओ, बुलाओ, सुना कि मृदंग बजाता है या क्या बजाता है पता नहीं, बुला के ले आओ। तो वो 3rd ईयर 2nd ईयर था, वत्सला वशिष्ठ सब थी उस वक्त, अब सोचिए देखो। तो तो उस वक्त बुलाया गया मेरे को, और मेरे को क्या होता, मृदंगम लेके पहुंच गया मैं अभिमंच। तो मैं बैठा, तो आप मानोगे नहीं, चारों तरफ मेरे स्टूडेंट खड़े हो गए, मतलब चारों तरफ ऐसे कि एक गोला सर्कल सा बना लिया। मेरे को समझ नहीं आया क्या हो रहा है, व्हाई हैव दे हैव डन दैट। तो मेरे को रॉबिंदा जी बता, बजाओ। अच्छा, मैं सोलोइस्ट था, मैं मृदंगम, मैं जोश में आके बजाया। तो बोले ठीक है, लेकिन थिएटर में कैसे अप्लाई होगा, क्या करोगे। तो आप सोचो कि जो अपॉइंटेड है एज ए परकशन प्लेयर, और रॉबिन दास जी का, उस वक्त मेरे को नहीं पता था क्या थे, लेकिन मुझे किसी ने बोला अगर आपने इनका प्ले निकाल दिया तो आप एनएसडी में हमेशा के लिए टिक गए। ऐसा एक शब्द मुझे किसी ने बोला था। तो मैं भी कोशिश किया, मैंने कहा सर कुछ ना कुछ तो फिर उनके प्ले में मेरे को 2 बार बजाने का मौका मिला। 2 बार बजाने का मौका मिला, पूरे 1.5 घंटे का शायद था शो। तो उसमें मेरे को मेरा पहला जो इंट्रो था, और रात तक होती थी ये। मुझे अभी भी याद है कि हम 2 बजे भी रात में बैठते थे। बहुत काम किया उस वक्त, 2002 से काफी सालों तक बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही लंबा टाइम के साथ हम लोगों ने काम किया। तो रॉबिन दास जी का पहला प्ले डॉल्स हाउस था। फिर वहां से मेरी शुरुआत हुई। मेरे को फिर मैं प्लेस मिलते गए, और मैं काम करता गया। तो उसके बाद स्लोली हर प्रोडक्शन में फिर क्लासिकल प्ले आते गए, और क्लासिकल प्ले में मेरा यूज होता गया, और मैं ऑब्जर्व करता रहा। काफी लोगों को मैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जैसे भास्कर चंद्रावरकर जी, ऐसे लोगों के साथ काम करने का मेरे को मौका मिला। और भास्कर जी के साथ मेरे एको हाँ, भास्कर जी, सॉरी थोड़ा एको आता है ना, तो मेरे शब्द मेरे पास आते हैं, तो मैं आपको शायद एक्सप्लेन करने का मोड खराब हो जाए, मोड नहीं आ पाता। तो भास्कर जी
I want to thank श्री भास्कर चंद्रवर्कर जी, यार वन ऑफ द लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स। तो अर्ली स्टेज में मुझे उनके साथ काम करने का बड़ा मौका मिला, तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया। मैं उसका ऋण नहीं उतार सकता हूँ। नया होने के बाद भी उन्होंने मेरे के ऐसे ऐसे प्रोडक्शंस दिए, क्लासिकल प्रोडक्शंस हो गए, मॉडर्न लिए तो मेरे को लेते थे वो, आओ बेटरी करो। तो स्लोली स्लोली मृदंगम के साथ साथ मैं बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स को अपनाता चला गया, और उसमें मैं अपनी, जैसे मेरा क्लासिकल ट्रेनिंग है उसको मैं अप्लाई करता चला गया उस इंस्ट्रूमेंट्स को। जो वो अप्रोच शायद अलग था, जो लोग शायद वो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे उनका अप्रोच अलग था, जो मैं अपना मृदंगम का, जो कर्नाटिक क्लासिकल परकशन की जो मेरी ट्रेनिंग रही है बहुत सालों की, उस पे उसको मैं उस पे शायद अप्लाई करता चला गया। उस चीजों को मैं उस पे खैर हमारी ट्रेनिंग जो होती है बहुत ही शार्प होनी चाहिए, तो वो स्पॉन्टेनिटी मेरी काम आई। देखिए थिएटर में बहुत जरूरी है कि आप क्या बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, ओके दैट्स फाइन, लेकिन आप टाइम से बजा रहे हैं, क्यू में बजा रहे हैं, आप चीजों को समझ के बजा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। उस हिसाब से शायद मैं वहां क्लिक कर गया, मेरी चीजें मेरे पक्ष में आनी शुरू हो गई, और स्लोली स्लोली बहुत सारे लोगों का मेरे पे कॉन्फिडेंस आता चला गया, और उनका आभार है कि मेरे पे ऐसा कर्नाटिक परकशन प्लेयर उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, और मैं कुछ चीजें कर पाया, प्रोडक्शंस कर पाया। तो स्लोली स्लोली मैंने वो एनवायरनमेंट और वो थिएटर का जो हवा है पानी उसको मैं इम्बाइब करता चला गया, और ये टू वे है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने भी मुझे वो स्पेस दिया, मुझे बहुत सारे साउंड सुनने को मिले, और मैं उसको सीखने की मेरे पे शायद वो थी कि मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मैं लेने की मेरे पास थी। तो उन चीजों को लेके मैं अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करता चला गया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में थोड़ा सा करता चला गया। तो अब मेरे को आई फील वेरी प्राउड टू पार्ट ऑफ, आई एम वेरी, मुझे लगता है कि शायद इससे अच्छा मुझे स्पेस नहीं मिल सकता था ऐसे म्यूजिशियन ग्रो करने। मतलब कृतिका मेरी बैचमेट हैं, वो भी बोल रहे हैं कि आपको देख के अच्छा लग रहा है कि आप तो हम लोग के गुरु रहे हैं, हम लोगों को सिखाया है आपने। जी जी, तो आई नो मिस करता हूँ अच्छे स्टूडेंट्स को मिस करता हूँ। तो मतलब एक तो मतलब थिएटर भी होता है कि विभिन्नता बहुत है, मतलब हर तरह के काम करने को मौका मिलता है, लेकिन एक स्पेशल है कि नाट्य शास्त्र, जब नाट्य शास्त्र की बात होती है, क्लासिकल प्ले की बात होती है, तो उसमें एक विशेष योगदान होता है मृदंगम का। तो आपने तो बहुत सारे क्लासिकल प्लेस के साथ काम किया है और आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके बारे में जरूर आप बोलें। मैं जैसे रीता जी के साथ आपने काम किया, आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ आप बताइए भाई, सॉरी मैं आपको रोका मैंने। नहीं बिल्कुल आप बोलिए, आप नहीं बोलिए रीता जी के साथ जैसे आपने काम किया। आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्लासिकल प्ले ये मेरे पक्ष में रहा। मुझे वहां खुल के अपना मृदंगम हो गया, क्लासिकल जो मेरा अप्रोच है, क्लासिकल जो मेरा नॉलेज है, क्लासिकल परकशन की जो नॉलेज है, वो मेरे को खुल के अप्लाई करने का मौका मिला, और ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मेरे को ओपन एक्सेप्ट किया, नहीं ये जो दे रहा है वो ठीक दे रहा है, या मेरे को कोई चीज चेंज करनी है तो बोल देते यार ऐसे कर ले, ऐसे अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा मैं अपना भी मैं सजेशन देता, एज ए म्यूजिशियन आपका भी एक ब्रेन होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका ब्रेन भी काम करे, उनका सजेशन लेके आप अपना ब्रेन भी काम करें, और अपने ब्रेन के हिसाब से आप अप्लाई भी करें। तो उनको बता दें, उनको नहीं पसंद आता तो आप उसको शिफ्ट कर सकते। तो मैं बहुत सारी एप्लीकेशन अप्लाई करता हुआ चला गया। मैं क्लासिकल प्ले में मृदंगम का मेरा एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होने का मेरे को फायदा मिला। मेरा कर्नाटिक ट्रेनिंग वहां पर मेरे पक्ष में रही, और इसी दौरान बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जैसे के एस राजेंद्रन जी, बहुत अच्छा क्लासिकल प्ले बजा, जबरदस्त क्लासिकल प्ले बनाते हैं। उनके साथ काफी प्लेस में काम करने का मौका मिला, जिसमें भास्कर जी थे, मैं बार बार कह रहा हूँ, भास्कर जी थे म्यूजिक डायरेक्टर, और काफी मैक्सिमम प्लेस थे। उसके बाद मैं जो कावलम पनिकर साहब के साथ, देखिए वन ऑफ द लेजेंड्स, उनके साथ केरला के जो थिएटर लेजेंड हैं, उनके साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। वो भी म्यूजिकली बहुत स्ट्रांग थे, तो उनसे भी तैया तैयम में मेरे को एक्चुअली उन्होंने पूरा चीज मेरे को करने की फ्रीडम दी थी कि मैं पंचवाद्यम भी बजाऊं, जब मृदंगम बजाता हूँ, लेकिन मैं उसके बाद
केरला के इंस्ट्रूमेंट्स भी उस पूरे प्ले में मैंने पूरा हैंडल किया था, 5 इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ अकेले। और बाकी और म्यूजिशियन का सपोर्ट था, जैसे मेरे सीनियर थे गौरंग दा, और वो लोग थे उस प्ले में, उन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे एनर्जी को या मेरे जो भी मैं बजाता हूँ उसको इंकरेज किया कि आप बजाइए करके। तो उन लोगों का भी बहुत योगदान रहा थिएटर में मेरे को थोड़ा सा इन्वाइट करने में। और क्लासिकल प्ले में अगर आप बात करें तो रीटा जी का भी जवाब नहीं। तो रीटा जी के साथ भी मेरे को काम करने का, उनको ऑब्जर्व करने का मेरे को मौका मिला। हम लोग बीजिंग गए थे एक वर्कशॉप के लिए, जहाँ से एनर्जी ने मेरे को भेजा था उनके साथ एज अ परकशन प्लेयर, एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड आई कुड डिलीवर हर व्हाटएवर शी वांटेड इन द म्यूजिक फ्रंट। वो मेरे से पूछती हुए थे, वो मेरे को बताते थे कि वेट्री ऐसे कर लो, ऐसे करेंगे कैसे लगेगा। वो मेरा भी लेती थी वो सजेशन। तो उनके साथ भी काम करने का बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। बस कुल मिला के बहुत अच्छे मेरे को डायरेक्टर्स मिले, और क्लासिकल प्ले में मैं अपना योगदान देने के लिए मेरे को मौका मिला। शायद कोई टेक्निकल क्लिंच आया है। चलिए, आई थिंक वो कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड होंगे। मैं लेकिन अपने श्रोता लोगों के लिए कुछ चीज आपको सुना दूं इसी दौरान, इसका फायदा उठा के, जो टेक्निकल क्लिंच आया है। तो पहले मैं आपको एक कन्नोकोल सुना देता हूं मैं। ता कुतुम तता कुतुम ता कुतुम ता केटाकुम ता कुतुम तता कुतुम ता कुतुम ता केटाकुम ता कुतुम ता कुतुम ता कुतुम केटाकुम ता कुतुम ता कुतुम ता केटाकुम ता कुतुम ता कुतुम ता कुतुम tadi kita kunta na din na nakata din na kerdin na nam ta din na nam ta din na tadi tak din na na din na ta din na nam ta din na nam ta din na tadi tak din na tadi tak din na tadi tak din tadi tak din tam tadi tak din tam tadi tak din tam dinna nanna dinna nakka dinna nanna dinna nanna dinna nakka dinna nanna dinna nanna nakka dinna nakka dinna dinna nakka dinna nakka dinna kedataga nanna dinna kedataga angidana kedari kedataga nanna dinna kedataga angidana kedari 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 kedataga ta oda odi oda odi ta
दी ता दी रा दी ता दी ता रा दी ता दिन ता दिन ता दी ता दिन ता दिन रा दी ता दिन ता दिन ता दी ता तरी तक दिन ता दी ता तक दुन ता। मैं ये बता रहा हूँ कि जो कन्नो खोल है जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म। और ये जो कन्नो खोल का जो बोल है वो इट्स वन ऑफ वेरी एंशिएंट आर्ट फॉर्म जो मृदंगम में हम लोग बजाते हैं। मृदंगम के बोल बोलना बहुत जरूरी है, और मृदंगम के बोल आपके प्लेइंग को डिपिक्ट करता है, आपके प्लेइंग को और एनहांस करता है। एक मेरा मानना बहुत जरूरी है, मैं ये बहुत इम्पोर्टेंटली मानता हूँ कि एक परकशन प्लेयर को अपने परकशन के साथ साथ उनके चीजों को सुनना बहुत जरूरी है। उनके जो बोल बोलते हैं उसको समझ के उसको बजाना बहुत जरूरी है। उसके लिए बोल के उसको रियाज करना बहुत जरूरी है। कन्नो खोल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट इम्बाइब। और कोई भी परकशन प्लेयर हो, जो भी वो कुछ बजाए कम ज्यादा, उसको वो कर लें, वो काम चीज को कर लें और उसको बोल के देखें। वो बस मैं एक जो भी उभरते हुए लोग हैं उनको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो भी आर्ट फॉर्म करें उस आर्ट फॉर्म को आप समझें और उस आर्ट फॉर्म को बोल के देखने की ये करें। हालांकि ये इंटरव्यू है मेरे ख्याल से गोविंद जी, मेरे ख्याल से गोविंद जी को आप मुझे लगता है कि क्लिच आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं 2 मिनट उनके लिए वेट करूं, क्योंकि उनके पास भी कुछ प्रश्न होंगे और प्रश्न को लेते हुए अगर मैं बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। आई थिंक ही विल बी कमिंग इन सून। चलिए, इस दौरान मैं आपको एक और ताल के बारे में बता दूं। आपको हिंदुस्तानी में आप 3 ताल के बारे में आपने सुना होगा जो हिंदुस्तानी में कहते हैं, और तो कर्नाटक में आदि तालम कहते हैं उसको। आदि तालम 8 बीट्स का होता है। तो उसका मैं कुछ आपको सुना दूं, सिंस अभी मुझे शायद आपको सुनाने का मौका मिल रहा है बात में थोड़ा कम करते हुए। ना दिन ना दिन ना दिन दिन ना दिन ना दिन दिन तलांग 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 ना दिन ना तधीम दिन ना दिन ना दिन दिन तलांग 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 ना दिन ना दिन तलांग 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 ना दिन ना दिन तलांग 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 दिन तलांग 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 ता तक जुन दिन तलांग 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 ता तक जुन दिन तलांग 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 ना दिन ना दिन दिन तक दिन ना दिन ta din na din tala ketak jununa ketari ketak na din tala ketak jununa ketari ketak na din tala ketak jununa ketari ketak tala ketak jununa ketari ketak ta tak jununa tala ketak jununa ketari ketak ta tala ketak jununa ketari ketak ta tak nam tak din na ta tak nam tak din na ta ada tak nam tak din ada tak nam tak din na ta ada tak nam tak din na ta ada tak nam tak din ada tak nam tak din na ta tak nam tak din na ta ada tak nam tak din na ta kita to tadi kita konda tadi kita konda tadi kita konda ada kita to tadi kita konda tadi takar to kita to tadi kita konda ada kita to tadi kita konda tadi kita to tadi kita to tadi kita tak nam tak din na tak nam tak din na ada tak nam tak din ada tak nam tak din na tak nam tak din na tak ada tak nam tak din na ada tak nam tak din na tak nam tak din na ada tak nam tak din na tak kita to tadi kita konta to tadi kita konta to tadi kita kondim tak kita to tadi takar dum tak kita to tadi takar dum tak kita to tadi kita kondim tak kita to tadi takar dum tak kita to tadi kita to tadi kita konta to tadi kita tak nam tak din tam ta tak nam tak din na tam tak nam tak din na tak nam tak din na tam tak
तक नम तक दिन ताम तक नम तक दिन तक नम तक दिन तक नम तक दिन तक नम तक दिन तकिटतो तकिटाकिडुम तकिटतो तकिटाकिडुम तकिटतो तकिटाकुम ताम तकिटतो तकिटाकुम तकिटतो तकिटाकुम तकिटतो तकिटाकुम ताम तकिटतो तकिटाकिडुम तकिटतो तकिटाकुम तकिटतो तकिटाकुम तकिटतो तकिटाकुम। अच्छा, जब हमारे गुरुजी हम लोगों को सिखाते थे और बजाने से ज्यादा आपको ऑब्जर्व करने के लिए इंस्पायर बहुत करते थे। और आप ये ना सोचें कि जब भी आप गुरु के पास बैठेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वो सिखाएंगे बैठ के, ऐसा नहीं। यू हैव टू, एक अच्छा स्टूडेंट बहुत सारी चीजों से सीखता है, सिर्फ ओनली नॉट ओनली द लेसन्स। आपको दूसरों को सुनना बहुत जरूरी है, दूसरे मृदंगम प्लेयर्स को भी सुनना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली मृदंगम, और भी शैलियों के इंस्ट्रूमेंट्स को, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स को आप सुनिए और उससे इंस्पायर होके अपने इंस्ट्रूमेंट में भी अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तभी उससे एक नया अप्रोच भी आ सकता है। लेकिन वो नया अप्रोच लाने के लिए पहले आपको फंडामेंटल, आपके इंस्ट्रूमेंट्स के फंडामेंटल्स जानना बहुत जरूरी है, फंडामेंटल्स को समझना बहुत जरूरी है, तो फंडामेंटल्स को जब आप पक्का कर लेते हैं तो आप एक्सटेम्पोर में थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो बहुत दूसरे म्यूजिशियंस को आप सुनिए और उन लोगों को अपने इंस्ट्रूमेंट्स में रियाज करना बहुत जरूरी है। तो अब मृदंगम का, जहां तक हम लोग मृदंगम की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मृदंगम का जो स्टार्टिंग सिलेबल है, फर्स्ट सिलेबल ऑफ मृदंगम इज ता। देयर आर 4 important syllables in mridangam. The first syllable is ta, then second syllable is ti, third syllable is tom, and fourth syllable is nam. अब इसका कॉम्बिनेशन बनता है। अब इसको कैसे बजाया जाता है, देखिए साउंड कैसे आता है इसका। ता, आई एम अ राइट हैंडर, तो लेफ्ट से इसका पहले शुरू होगा, ये होगा ता, फिर टी, तोम, नाम, अगेन ता, टी, तोम, नाम। अब इसको डबल करते हैं, इसको आप जब रिदमेटिकली आप इम्प्रोवाइज करते हैं तो फिर आप यहाँ पर उसको मल्टीपल करते हैं, उसको ता ता टी टी तोम तोम नाम नाम ता ता टी टी तोम तोम नाम नाम। फिर 3 मल्टीपल्स करते हैं उसको, ता 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 गैप टी 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 गैप तोम 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 गैप नाम नाम नाम। फिर 4 आता है ता 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 टी 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 तोम 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 नाम 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 नाम। और उसके बाद उसको और इम्प्रोवाइज आप उसको करते हैं, उसमें और सिलेबल जोड़ते हुए चले जाते हैं। वो कैसे, ता टिक टैक टिक टिक टैक तोम टिक टैक नाम टिक टैक ता ता टिक टैक टी टी टिक टैक तोम तोम टिक टैक नाम नाम टिक टैक ता टिक टैक टी टिक टैक तोम टिक टैक नाम टिक टैक ता। ऐसे इसको आप मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। हाँ, शायद गोविंद जी आ रहे हैं। हाँ, बैटरी जी, वेट करता हूँ। सॉरी मेरे नेट में कोई बात प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे को श्वेतांग साथ बहुत सारा बजाने का, उन लोगों को बताने का मौका मिला, तो मैंने उनको बेसिक्स भी बताए। मतलब एकाएक नेट ही चला गया। यही है, ये होता है। और यही एक आर्टिस्ट का एक अप्रोच का होना चाहिए। जैसे माइक चले जाए कभी, देखिए अच्छा है बोलने का मेरे को मौका मिला। कभी होता है कि आपका माइक चले जाए बजाते बजाते स्टेज में, तो आपका काम रुकना नहीं है, आपको बजाते जाना है। तो आप थिएटर में भी हो गया था, आप थिएटर में भी थे जी। तो थिएटर में का लाइट चले जाए, प्ले चल रहा है जी जी। ये देखिए, मैं क्यों कहता हूँ मैं नेशनल स्कूल ड्रामा का बहुत ऋणी हूँ। ये मैंने वहां सीखा है। शायद क्लासिकल आर्टिस्ट तो शायद मैं नहीं सीख पाता, मैं रुक जाता।
मैं थिएटर में नहीं नहीं, लाइव नहीं थैंक चले यू। जाए, आपका प्ले चलते जाता है। ये द शो थिएटर की मस्ट गो खासियत ऑन। है, ये आर्ट की भी सो आई एम खासियत वेरी है। वेरी ग्लैड। जी जी, नहीं नहीं बिल्कुल। है ना? हाँ, मैं हालांकि बीच में थोड़ा हुआ कि मैं कैसे, लेकिन फिर मेरे को याद आ गया आई एम ऑल्सो इनटू थिएटर्स फॉर मेनी इयर्स, सो आई जस्ट कांट जस्ट लीव इट। आई एक्चुअली ज्यादा लोगों के साथ जो बात करने हो गया, मैंने लेसन्स बताए, मैंने मुंह से बजा थोड़ा बजा के सुनाया, और इस बीच में आप आ गए। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू। मतलब मैं खुद परेशान हो गया था कि मतलब ये क्या हो गया है, तो जब आप कोई नहीं। अपने स्टूडेंट्स के साथ लोगों को सिखाते हैं, अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं जी जी और जी थिएटर में जी करते हैं, तो स्टूडेंट के साथ सिखाना में क्या अंतर होता है और कैसे आप उनको सिखाते हैं मृदंगम? आपने स्पेशली, आपका थिएटर बेटा भी थिएटर बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स और मृदंगम, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसको स्पेशली वो आपका आपके बेटे से ज्यादा शिष्य हैं, वो आपके जी शिष्य जी ही है। बिल्कुल। हाँ जी, तो दोनों मेरे में क्या अंतर होता है सर? जी मैं बताऊं, आप एनएसडी के स्टूडेंट्स और क्लासिकल जी के जी बारे जी में पूछ रहे जी हैं जी। जी मैं आपको बताऊं कि थिएटर में, मैं पहले थिएटर की बात करता हूं, उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। हम्म, जैसे मैं चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार बोल रहा हूँ, है ना, उनको मैं काफी देर तक बता के सुना सकता हूँ कि 1 2 3 4 1 2 3 4 बोलो, कोई बात नहीं। अगर 1 2 3 4 बोलते कोई बात नहीं बेटा, फिर से करो, फिर से करो, ट्राई करो, लेकिन ट्राई करो। क्लासिकल जब आप सिखाते हैं तो 1 2 3 4 उनको 2 बार में निकालना है, 3 बार में निकालना, ज्यादा नहीं। हम्म, आप बिल्कुल उसको ध्यान दो, क्योंकि क्या है, दे आर इनटू क्लासिकल टोटली, वो सीख रहे हैं। अब जी थिएटर वाले बच्चों का क्या है, दे आर सो मेनी सब्जेक्ट, जी they don't have only music, they are not here for this is national school of drama, it's not a national school of music, ये समझना बहुत जरूरी है। जी। तो हम एको कम हो सकते हैं, एको हाँ जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ हाँ। तो हम और दे आर स्कॉलर्स, दे हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स टू कवर एंड, तो कब उनका म्यूजिक की क्लास होती है, यू नो, तो उस टाइम पे हम उनको बोले नहीं तुरंत निकाल के दो ना, वी हैव टू गिव देम टाइम, नो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गिव देम टाइम। और वो उनका थॉट प्रोसेस अलग है, यू नो, और ये क्लासिकल बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, यू नो, जनरली एक जनरल बैकग्राउंड से होते हैं, जो उन्होंने थिएटर किया होता है, और उसमें भी अब उनको हम गलत बोलते हैं, उनको जो सिखाया है वो शायद वो वैसे सीख के आए कि उनको सिर्फ 1 2 3 4 बोल दिया, 1 2 3 4 क्या है इसका ग्रामर नहीं बताया। तो मैं उनको ग्रामर बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर भी बताता हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन उनको मैं बोलता हूँ ये टाइम पीरियड है, मैं तुमको 15 मिनट दे रहा हूँ, उसके अंदर मेरे को चाहिए, या आज ही रियाज मारो, कल तक मेरे को चाहिए। थिएटर में क्या है, उनको समझाना बहुत जरूरी, बेटा तो 1 2 3 4 चतुश्रम 1 2 3 4 ही होगा, और उसी गैप्स में आपको बोलना है, और इसी गैप्स में आपको चीजों को निकालना है। अब उनको मैं कैसे एग्जाम्पल्स देता हूँ, आजकल मैं शायद क्लासिकल जब मैं मेरे जो शिष्य उनको सिखाते हुए ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं दे सकता, मैं उसको बोलता हूँ अगर सपोज तुम यहाँ पर हो, यहाँ से तुम्हें गेट तक भागना है सपोज, तो तुम भाग के दिखाओ तो 10 सेकंड 5 सेकंड में तो शायद चले जाओगे, वो तुम्हें टाइम नहीं तुम्हारे पास नोटिस होगा। अब मैं बताऊं मुझे इसी स्पेस में तुम्हें ये आधे घंटे तक पहुंचना है, तब तुम डेलिबरेटली उसको स्टेप्स लोगे कि आधे घंटा कैसे आएगा। ये थिएट्रिकल अप्रोच है, और ऐसे हम क्लासिकल स्टूडेंट्स को नहीं सिखाते यहाँ से दरवाजे पर, दरवाजे से यहाँ पर आओ, नहीं होता है। तो वहां पर सिखाने का अप्रोच अलग, यहाँ पर सिखाने का अप्रोच थोड़ा ऑथेंटिक होता है, ऑथेंटिक रिजिड के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, है ना। कभी ये लोग बच्चे कभी कहते हैं कि सर हम कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, थिएटर में पॉसिबल है क्योंकि उनको एक फ्रीडम देना बहुत जरूरी है। और आप क्लासिकल प्योरली जब मृदंगम सीखते हो तो एक डिसिप्लिन में बंधे रहते हो, यू नो। पहली मैं थियोरी नहीं बता सकता, उनको बताने से वो दूसरा चले जाता है, उनको मेरे को, अब यहाँ पर मैं इसलिए इनको थियोरी भी नहीं, आप थिएटर वालों को भी ज्यादा थियोरी नहीं बता सकते क्योंकि वो उनको भर जाएगा वो, तो उनको पहले प्रैक्टिकल समझा के फिर थियोरी में आए। यहाँ पर दोनों हैंड इन हैंड चलता है क्लासिकल, ये कर दिया ना, इसका ये है, इसको समझो, ताली डाल के समझो, मैं ताली डाल के इनको सिखाना पड़ेगा, जैसे ता ती तो ना ता ती तो नाम बताओ क्लासिकल। अब यहाँ पर बताऊंगा ता ती
तो मैं बोलूंगा ताली मत डालो, मुंह से बोलो पहले। आप समझ रहे? तो ये दोनों एक अप्रोच जो है, एक मेंटर को, एक गुरु को पता होना चाहिए कि चाहे क्लासिकल का स्टूडेंट हो, चाहे या थिएटर के स्टूडेंट हो, आपका अपना अप्रोच क्या है सिखाने वालों का। आप ऐसे इंटरेस्ट उसमें क्रिएट कर सकते हैं। दोनों में हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना जरूरी है, और उनको सही दिशा में लेके जाना जरूरी है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप, और हर स्टूडेंट अलग होता है, अलग होता है। मेरी बात आप भी सिखाते हैं, हर स्टूडेंट का अप्रोच अलग होता है। एक स्टूडेंट दूसरी तरह कभी आपको मिलेगा नहीं, ये उसकी तरह है। कभी वंस इन अ वाइल कभी आप शायद को रिलेट कर पाए थोड़ा सा क्वालिटीज बस, लेकिन सारे, अगर आपके पास 150 स्टूडेंट, 150 को 150 अप्रोच अलग होगा। और आप पे डिपेंड करता है एज ए गुरु, आप इसको कैसे कन्विंस करते, कैसे करते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब हम स्टूडेंट थे और आज हम वहाँ पे काम भी करते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे होंगे, मतलब म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी आपने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो जैसा आप कभी कभी बात करते हैं, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं आप, कि वो आपने शुरू कराया, तो वो क्या है, कैसे शुरू कराया, उसके पीछे आपका क्या अप्रोच रहा है? देखिए, मेरे को एनएसडी में थिएटर इंस्टीट्यूट में मेरे को नेशनल ड्रामा से एशियाज बिगेस्ट ड्रामा इंस्टीट्यूट, और वहाँ की आप परकशन प्लेयर हैं। और इतने सालों से मैंने एक ही क्लास में काफी लोगों से नोटिस किया, बहुत सारे लोग सिखाने आते हैं, पहले भी सिखाते थे। हमें क्या है, वहां पर थिएटर के स्टूडेंट्स को हमारा पीस ऑफ माइंड ज्यादा नहीं देना चाहिए, ये मैंने सीखा। हमें उनको एक इंटरेस्ट पहले क्रिएट करना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि ये क्लासिकल म्यूजिक, शायद ड्रामास बहुत होते थे, उसमें इनपुट्स होते थे। आप जानते हैं इसमें इनपुट होता है 15 दिन के, या कोई भी इनपुट होता है, और वो भी बहुत ही ऊपर ऊपर होता है। उसमें ग्रामर अब कुछ नहीं होगा, आपको क्लियरली बता देंगे ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, आप ऐसे आओ और ऐसे स्टेप, ऐसे हाथ रखो, और ऐसे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि पूरा प्ले खड़ा करना होता है 15 दिन में, 1 महीने के अंदर प्ले खड़ा करना होता है, आपको इतना नहीं दे सकते। तो और क्लास में भी आप कुछ गाने सिखा दे किसी को, कुछ गाना आपने गा लिया, उसके ऊपर का ग्रामर नहीं सिखाए, टाइम नहीं होता है, या वो सोचते हैं कि बहुत सारे जो इंस्ट्रक्टर्स आते हैं कभी, तो वो शायद ग्रामर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सोचते। मेरे को ये चीज 18-19 साल से बहुत सारी चीजें मेरे को मैंने चीज डाली, मुझे लगा कि ये चीज शायद ऐसे अगर हम स्टूडेंट्स के सामने रखें, शायद उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हो, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी वेरी हॉनेस्ट। गोविंद आग भी थे, तो चाहे आप वो क्लासिकल नहीं समझते हैं, लेकिन वो चीजों को आप लोग देखते हुए पहचान जाते थे, अच्छा इसका अप्रोच ऐसे होगा। आई एम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट्स और डिफरेंट इंटेलेक्चुअल स्किल्स, सबका अलग अपना इंटेलेक्चुअल, लेकिन जिस सब इम्बाइब पकड़ लेते हैं, चाहे कहीं से भी आया हो पकड़ लेता हो। तो मैंने सोचा कि पहले इसके बारे में, हम कहते हैं भरतनाट्यम, एक भरतनाट्यम आ गए, उन्होंने भरतनाट्यम सिखाया और वो चले गए। मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं है, वो शायद यूज नहीं होगा जब तक मैं एक ही स्टेज के ऊपर भरतनाट्यम को खड़ा करूं, एक ही स्टेज के ऊपर कुचिपुड़ी आर्टिस्ट भी हो, और एक ही स्टेज में मोहिनीअट्टम भी हो। अब मैं इंडियन क्लासिकल आप बोल देते हैं डांस का मतलब, बहुत सारे सिर्फ भरतनाट्यम पता, कितने लोगों को पता कुचिपुड़ी है, कितने लोगों को पता मोहिनीअट्टम भी क्लासिकल डांस आपको पता, और उनका अप्रोच कैसा है। तीनों क्लासिकल है, तीनों कर्नाटिक म्यूजिक से हैं, लेकिन तीनों का अप्रोच कैसा है, तीनों शैलियां कैसी हैं। अब यहाँ पर आता है, स्कॉलर्स के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक एक करके लिखदम ना करते हुए, ये मेरा अपना एक सोच था, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने शांतनु जी का, जिन्होंने, जो उस वक्त डीन थे, कि उन्होंने उस चीज को समझे, और मेरे उस प्रपोजल को उन्होंने पहले वामन जी के साथ मिलकर एक हरी झंडी दी थी कि आप करके देखो क्या होता है। तो वो जो पहले मैंने वो किया, तो मेरे को बड़ा ही स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्स आया, 4 दिन का हमने किया लगातार एक ही स्टेज के ऊपर, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, वो तो मैंने सेकंड, फर्स्ट मैंने क्लासिकल वोकल के ऊपर किया था, हिंदुस्तानी ख्याल गायकी, कर्नाटिक म्यूजिक एंड ध्रुपद, तीनों आर्टिस्ट एक स्टेज में, एक राग को तीनों कैसे देंगे। अब ध्रुपद वाले कैसे गा रहे हैं, हमसद ध्वनि,
उसी चीज को ख्याल वाले कैसे लेके जाते हैं, उसी चीज कर्नाटिक म्यूजिक वाले कैसे गाते हैं। अगर मैं अलग अलग ही कराऊं तो लोग तो ऐसे कॉन्सेप्ट सुन के चले जाएंगे। लेकिन एनएसडी में क्या जरूरत है, उसके बेसिक को समझना कि तीनों स्टाइल और तीनों आर्ट स्टाइल्स के जो लोग हैं उनको अकम्पनिस्ट वो भी सेम, अलग अलग अकम्पनिस्ट कि इस कंपनी में ये होते हैं, इनमें ये होते हैं, इनमें ये होते हैं। तो स्टूडेंट्स को जो है समझने का मौका मिला कि अच्छा सर इसमें तबला बजता है, इसमें ध्रुपद में पखावज बजता है। अच्छा अगर कर्नाटक है तो मृदंग मृदंग और पखावज दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उनका साउंड कैसे अलग है, शैली कैसे अलग, अप्रोच कैसे अलग है, अब वो अलग अलग बजा रहे हैं सर। तो स्टूडेंट्स को एक इंसाइट मिला और मेरे को लगा कि शायद यही करेक्ट अप्रोच है। तो फिर मैंने डांस फॉर्म के साथ किया, फिर उसके बाद फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट के साथ किया, परकशन, मृदंगम, तबला और पखावज के साथ अलग किया। तो ये सब चीजें एनर्जी में करने का उन लोगों ने उस चीज को अप्रिशिएट भी किया कि नहीं आई थिंक। तो मैं ये चीजें बहुत पहले से करना चाहता, शायद किसी कारण नहीं हो पाता था, लेकिन पिछले 3-4 साल से मैं कर पा रहा हूँ। और एनर्जी हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे चार एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हो या कोई भी है, लाइटिंग हो, साउंड डिपार्टमेंट है, वो सारा हमको पूरा 4 दिन का हमको जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी करते थे। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ये लाभदायक है। तो वो चीजें मेरे को करने में मेरे को अच्छा लगा कि शायद ये पहली बार हुआ एक्चुअली, ये किसी भी इंस्टीट्यूट में ये ऑन स्टेज में ये कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था और ये बहुत ही यूजफुल रहा मेरे स्टूडेंट्स को भी काफी पसंद आया। नहीं नहीं, सच में, क्योंकि नाटक या थिएटर में तो जितनी चीजें आए उतना अच्छा है, जितने चीजों का से आप रूबरू होते हैं। जैसे मैंने कथक सीखा, आई थिंक गोविंद जी गोविंद जी आई थिंक इज बैक अगेन। हाँ गोविंद जी आ गए। हाँ जी जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि आप नेशनली आपका वीडियो वीडियो नहीं आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है और वॉइस ब्रेक हो रहा की पता नहीं बहुत दिक्कत हो रही है, है, एको हो रही है। हाँ तो आप पता नहीं कुछ आप कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ मैं आप शायद फैमिली के बारे में पूछ रहे थे, कैसे सपोर्ट करते हैं। आपका वॉइस में मेरे को क्लियर नहीं आ रहा है क्वेश्चन जी। हाँ हाँ अब आपका वीडियो आया। जी देखिए ऐसे आर्टिस्ट आप तभी ग्रो कर सकते हैं जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। आफ्टर माय गुरु, माय पेरेंट्स, मेरी वाइफ श्रावणी मिश्रा भूपति, उन्होंने काफी सपोर्ट किया मुझे, कभी भी किसी भी काम के लिए कभी भी रोका नहीं। ये कोई भी, अगर मुझे सुबह 4 बजे भी जाना पड़ रहा है, 5 बजे भी जाना पड़ रहा है, हम लोगों का टाइम कुछ और रहता है म्यूजिशियंस का, तो उस हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करती थी इस चीज को लेके कि उठ के सब मेरे लिए तैयार करना। ऐसे म्यूजिशियन के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। तो काम को लेके कभी भी वो बीच में नहीं आई। और इनफैक्ट मेरे जो शागिर्द मेरे घर आते हैं, जब अरेंगेट्रम्स होते हैं
तो उनको एक माँ की तरह वो करती थी। मैं तो कभी डांट भी देता था स्टूडेंट्स को, तो वो उनको गुरु माँ है, तो उनको वो जी समझाती थी और उनके लिए बहुत कंसर्न होती थी उस चीज को लेके। तो और शी हैज अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन माय प्रोफेशन। शी नेवर मैं एनर्जी का भी आ जानते हैं, रात रात तक अगर रिहर्सल भी हो रहा है, शी नेवर स्टॉप मी। बस ये पूछती थी टाइम टू टाइम, उनका बस ये होता था मैं खाना खाया कि नहीं, बस खाना खा लिया, अब जो मर्जी करो, टाइम से खाना खाना। चाहे मैं 4 बजे निकलूं सुबह, मेरे को 3:30 बजे मेरे को ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं बाहर नहीं खाता ज्यादा। और हम लोगों के लिए जरा डिसिप्लिन लाइफ जीना बहुत है, मैं थोड़ा डिसिप्लिन रहता हूँ, कभी भी कुछ भी नहीं खाता हूँ। तो शी मेक इट श्योर कि मेरा लंच भी हो जाए। और शी वाज वेरी सपोर्टिव इन माय प्रोफेशन, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड कभी भी मुझे उस तरीके की कभी भी मेरे को तंग नहीं किया, जैसे बोलते हैं नहीं यार ये क्या 3 बजे क्या तुम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये दोपहर में क्या ये हो रहा है, क्या सुबह सुबह तुमने 6 बजे क्या रिहर्सल रखे है घर में। नो, शी इज द वन हु वेक्स अप एवरी टाइम एंड मेक्स दैट शी इटसेल्फ इज अ वेरी सक्सेसफुल जर्नलिस्ट एंड शी इज आल्सो अ म्यूजिशियन। उनका शेड्यूल लगभग मेरे से भी शायद थोड़ा हेवी रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी शी मेक इट श्योर कि मेरे को कोई दिक्कत ना हो, मतलब मेरे कोई स्टूडेंट्स आए कुछ आए, वो शी मेक इट श्योर दैट कोई दिक्कत ना हो और मैं खा के बैठूं। उनका एक ही चीज होता है कि मैं खाना खाऊं, कि वो उसमें ये ना रहे। तो एंड एज फार एज माय सन गोज, ही इज आल्सो माय स्टूडेंट, मेरे लिए सारे स्टूडेंट मेरे बच्चे। आई एम वेरी हैप्पी दैट मेरे जनरेशन के बाद मेरे फैमिली में मेरा बेटे को जिसका नाम दक्ष भूपति है, वो कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और एंड ही इज आल्सो डूइंग ट्राइंग टू प्ले मृदंगम इन अ बेटर वे। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरे वो टॉर्च वियर हैं, जैसे मैं अपने गुरु का टॉर्च वियर हो गया, जैसे मेरे स्टूडेंट्स मेरे टॉर्च वियर हैं, ही इज आल्सो वन ऑफ द टॉर्च वियर्स। आई एम वेरी हैप्पी दैट ही कैन कंटिन्यू विद दैट। जी, आपने बहुत सारे बैंड के साथ भी काम किया, तो उसके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था? किन किन बैंड के साथ आपने काम किया? जी, मैं काफी अपना भी मेरा एक बैंड आपने सुना होगा, रुद्राक्षम, जो इंटरनेशनली काफी अक्लेम्ड ग्रुप है, जो मैंने 2006 में फॉर्म किया था। और अभी तक भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो लोग उसे पसंद करते हैं, ICCR से और FOI से इम्पैनल्ड है। अपार्ट फ्रॉम माय ग्रुप रुद्राक्षम, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो मैंने बजाया है, जो इंटरनेशनल जैसे कोरियन टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए मैंने किया, जो कोरियन ड्रमर से मेरी जुगलबंदी थी। और ऐसे एक इटालियन कोलैबोरेशन था, कोलैबोरेशन तो बहुत किए मैंने, मतलब अफ्रीकन ड्रमर्स के साथ। कोई भी यहाँ पर कहीं से भी आ रहा है तो मेरे को दे वांट आई शुड जॉइन देम एंड आई शुड प्ले विद देम, konokol or mridangam, and ganjira also. I sometimes play all three simultaneously. So बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस हैं जिनके साथ मैंने बजाया। पर्टिकुलरली बजाने के लिए ऐसे नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं, मैं किसी एक या दो का नाम लेके बाकी किसी को वो नहीं। There are so many groups which I play. I'm very glad that they love, and it's their love that they want me to be a part of their collaboration whenever they do. So there are a lot of things I do, collaborations काफी करता हूँ, जिससे मेरा दिमाग भी खुलता है and helps me to improve a lot. Yeah. साथ ही आप एक अवार्ड भी देते हैं अपने ग्रुप के नाम पे, तो मैं चाहूंगा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो अवार्ड कैसे शुरू हुआ, किस तरह से शुरू हुआ और किनको दिया जाता है वो? जी, मेरा हमने सोसाइटी से, देखिए मेरा एक मानना हमेशा है गोविंद जी, कि सोसाइटी से हमें बहुत कुछ चीज मिलती है, बहुत मिली है हमें, और हमें ज्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत वापस भी करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और अब मेरे वापस करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कि हम तो मेरा बहुत सालों से एक था कि मैं कुछ ऐसा अवार्ड फंक्शन अवार्ड फंक्शन तो बहुत होते,
मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा कुछ इतना स्पेशल ऐसा नहीं, बट मेरा जो रुद्राक्षम यू नो आर्ट म्यूजिक ट्रेनिंग सोसाइटी है मेरी, जो मेरा जिसमें मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, जो हमें रजिस्टर की थी 2015 में। तो वो मैंने जब शुरुआत किया तो वो जैसे कहते हैं मैंने 5 अवार्ड्स इंट्रोड्यूस किए थे, है ना, और वो मेमोरियल अवार्ड्स जो मेरे फैमिली के जो दिग्गज म्यूजिशियंस रहे हैं उनके मेमोरियल में देता था। वो मैं करना चाहता था, अभी तक कोई मेरे इससे भी शायद वो नहीं कर पाए थे, तो मुझे लगा कि शायद मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं कैपिटल में बैठा हूँ, मैं कुछ मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ अच्छी अच्छी स्थितियों से मैं गुजर रहा हूँ, मेरे को अच्छे स्कोप मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट आई यूज दैट गुडविल टू इंट्रोड्यूस उनको याद करते हुए बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस को, उन लोगों के अवार्ड, उनका नाम उन म्यूजिशियंस के घरों में जाए, या उसके थ्रू उनका जैसे मेरी दादी टिया नवनीतम, वन ऑफ द लेजेंडरी कलिमावनी, उनके नाम से वोकल का अवार्ड है। एंड मेरी एक और दादी हैं कोटवादी साबित, पहले कोटवादी उन्होंने बजाया था, उन्होंने फर्स्ट लेडी कोटवादी आर्टिस्ट, तो उनके नाम से रंगनायकी अम्मा अवार्ड, फर्स्ट मृदंग भरतनाट्यम डांसर, है ना। मुरुगा भूपति माई फादर्स गुरु, फादर को बहुत इच्छा था लेकिन मैं शुरू कर पाया, उनके नाम से बहुत लेजेंडरी परकशन प्लेयर्स को हमने अवार्ड दिया। और मेरा अपना खुद का एक मैं अपने गुरु, जो मेरे पहले गुरु हैं, मेरे फादर गुरु कलिमानी प्रेम कुमार, उनके रहते रहते उनके नाम से भी मैं अवार्ड निकाला, जो यंग म्यूजिशियंस को हम लोग देते हैं, और उन्हीं के हाथों से। तो ये एज ए स्टूडेंट मेरे को बहुत अकम्प्लिश हुआ, मुझे लगा कि शायद यही है जिंदगी में कि कम से कम मैं कोई मेमोरियल अवार्ड करूँ, और थोड़ा बहुत जो भी मेरी हस्ती उसके हिसाब से मैं कैश अवार्ड भी देता हूँ। और 2015 से 2019 तक वो चला, और 20 में ये कोविड की वजह से मैं हमेशा जुलाई में करता हूँ, वो नहीं कर पाया, जिसका मेरे को खेद है। होपफुली नेक्स्ट ईयर वापस हम लोग करेंगे जब स्थिति ठीक होगी। तो बहुत ही, और उस पे एक कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया था, वो था कि मेरे अरेंगेट्रम्स, मेरे स्टूडेंट को जब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, जैसे मेरे गुरुओं ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था, जैसे मैं स्टूडेंट्स को अरेंगेट हर साल अरेंगेट हर एक स्टूडेंट को, मतलब जो मेरे से 10 साल 7 साल 6 साल सीखे होते हैं, उनको रेडी करके उनको अरेंगेट्रम में मैं स्टेज में लेके आता हूँ, और उसी अरेंगेट्रम के दौरान में ये अवार्ड फंक्शन सब देते हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि बहुत सारे संगीत अकेडमी अवार्डीज हैं, बहुत सारे पद्मश्री पद्म भूषण अवार्डीज को हम दे चुके हैं, और उन्होंने, उनका बड़प्पन है जो हमारे रुद्राक्षम स्कूल ऑफ ट्रेनिंग सोसाइटी से, म्यूजिक आर्ट एंड ट्रेनिंग सोसाइटी से उन्होंने एक्सेप्ट किया, और वो मेरे जितने भी अवार्ड्स हैं वो सबके पास जा सके, और बहुत ही अच्छे से, चाहे डांसर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, पोइटिस्ट हैं, या परकशन प्लेयर्स हैं, सबको जो अच्छे दे आर वेरी सीनियर पीपल, उन सबको हमने दिया, और उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट भी किया। वहीं पर स्टेज में आते थे वो, स्टेज में आके, और चीफ गेस्ट के हाथों से हम दिला देते, और अरेंगेटर के दौरान भी। तो ये एक मेरा एक बहुत सालों से अपना 2015 में से लेके अभी तक हम करते आए हैं, और बहुत सारे आर्टिस्टों को, जो खैर मेरे अवार्ड देने से तो उनकी इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ती, वो इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने मेरा अवार्ड लिया, तो मेरे जो हम लोग अवार्ड देते हैं उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा बढ़ा, मैं ये कहना चाहूंगा। और सोसाइटी को किस भी तरीके से आप दे सकते, वो लोग हैं जिनको हमने दिए, जिनको हम इंस्पिरेशन के तौर से देखते हैं, जिन्होंने फील्ड में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करके एक एक एक, एक स्थान बनाया, एक उस शैली के लिए स्थान बनाया, तो उसके लिए मुझे कुछ करना था। तो मुझे लगा कि शायद अवार्ड अच्छा है, और अवार्ड ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे कि नॉर्मल सब करते हैं, सिर्फ मोमेंटो दे दो और उनको 4 शब्द बोल दो, ऐसे नहीं होना चाहिए, शॉल पहना दो, नहीं। तो उनको सब कुछ घर से लेके आने से लेके और वापस छोड़ने तक, कि नहीं हमने सिर्फ अवार्ड फंक्शन आ जाइए, नो, इट्स आवर प्राइमरी ड्यूटी कि हम उनको पूरा वो इज्जत दें जिसके वो हकदार हैं। मेरे यहाँ से मेरे कोई स्टूडेंट के फादर कोई भी गाड़ी जाती है, और उनको, मैं बड़ी बात सभी करते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये सब करना चाहिए, एंड आई मीन वेरी यंग फॉर डूइंग इट, बट मैं शायद इस टाइम कर पाया, और मेरे फादर के नाम से और मेरे गुरु के नाम से अवार्ड देना, वो मेरे लिए और ज्यादा, मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। और बस
बस यही है जो छोटा मोटा काम नहीं किया है। नहीं, छोटा नहीं, बहुत बड़ा काम है कि लोगों को प्रोत्साहित करना और जो हैं उनको और प्रोत्साहित करना, ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों से इस बहाने जुड़ते भी हैं, हम एक दूसरे को समझते भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि चलते चलते आपने ओलंपिक में म्यूजिक कंपोज किया था, हाँ। कुछ बनाया था, है ना, जो आप अपने मुंह से भी बोलते थे और बजा के भी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, मुझे याद आ गया। जी 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 तो मैंने कहा आपसे जी, रिक्वेस्ट आपने करूं कि ना चलते बहुत चलते। बहुत वह अच्छी बात बताई। मैं यहाँ पर मेरे कुलीग जो इसके लिए बहुत ज्यादा मेरे साथ थे, जिन भी सीनियर्स में, जैसे मेरे डिपार्टमेंट जब मैं ज्वाइन किया था, मैं सबसे छोटा था, सबसे जूनियर था, मैं 21-22 साल का। तो मेरे जो सीनियर्स थे डिपार्टमेंट में, बलराम शर्मा जी सितार बजाते थे, एंड ही वाज ऑलमोस्ट 30 years सीनियर टू मी। गौरांग चौधरी दादा, उनको दादा बोलता था मैं, लेजेंडरी थिएटर, एक टाइम में बहुत बजाया उन्होंने, बहुत इंस्ट्रूमेंट्स बजाया है, तो वो भी थे। पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी थे। मैं बहुत ही मैं आपको क्या बताऊं कि मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ। अगर मेरे को वो मोमेंट्स नहीं मिले होते, अगर वो चैलेंजेस नहीं मिले होते, सबके साथ मिलके मेरे को कैसे उनके साथ में, मुझे उनसे 19 नहीं दिखना है। मेरे मन में था ये कि मैं, ये एक्सेप्शन नहीं हो सकता कि मैं छोटा हूँ, लेकिन उस पोस्ट में मेरे को रखा गया, तो मैं उसको जस्टिफिकेशन दूं। उसमें उम्र का कोई मतलब नहीं है। संगीत में मैं कितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, उन लोगों को देख के, उन लोगों के बराबर, कम से कम बराबर तो खैर क्या आएंगे, लेकिन ये ना लगे कि यार ये ये क्या है, कहाँ से। तो ये जो था मेरे अंदर बहुत था कि मैं जल्दी जल्दी अपने आप को इम्प्रूव करूँ। मैं क्लासिकल प्लेयर हूँ, ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन मैं थिएटर में कैसे अपने आप को रमाऊं, या मैं जस्टिफिकेशन कैसे दूं, थोड़ा बहुत भी अगर करूं तो वो अच्छा लगना चाहिए, सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो इन लोगों का तो मैं शुक्रगुजार हूँ। जैसे आपने बोला कि थिएटर ओलंपिक्स में, तो मेरे अभी के जो एक कुलीग हैं, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, और उनको भी साथ में मैं लेके बहुत चलता हूँ। आशीर्वाद बहुत है मेरा उनके ऊपर। तो मैं भाई की तरह, देखिए, हमेशा एक बात रखिए, आप हमेशा अपने जूनियर्स जो भी आते हैं उनको हमेशा भाई या बेटा समझेंगे ना, तो बहुत ही आपके लिए अच्छा होता है। मैं भी, कोई भी आए, कोई भी आपके काम करें, उम्र में छोटे हो सकते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन आप उनको साथ में लेके चलना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे अभी मेरे एक ही कुलीग हैं फिलहाल, तो श्याम रस्तोगी जी, तो कंधे से कंधा मिला के चलते हैं वो। अब तो हम दोनों ने ही उसको आपका जो थिएटर ओलंपिक्स है उसमें, मुझे किस्सा याद है मेरे को। मैं अपना एक रुद्राक्षम का ही टूर था मेरा, किर्गिस्तान जाना था जनवरी में। तो मैं वामन जी के पास गया। उससे पहले वामन जी ने मेरे को 2 बार, उसी 3 महीने के अंतराल में मेरे को 2 बार, मेरा बाहर का टूर, तो दोनों बार उन्होंने परमिशन दे दी, आप जाइए, आप बजाई जाइए। तब इसके बाद ये आया, तो उन्होंने, मैंने देखा सर मेरे को वापस किर्गिस्तान जाना है, वो एफआई का टूर है। तो मैं बोला बेटी जी ऐसा है कि अभी वो थिएटर ओलंपिक्स आ रहा है, और मैं चाहता हूँ आप उसका काम है, और मैं चाहता हूँ उसका आप बनाए, संगीत बनाए, जो थीम म्यूजिक है। तो मैंने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ओके सर। मैं उसी वक्त वहां पे एफआई लगाया। देखिए, अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने आपको पहले कभी मना नहीं, उन्होंने बोला कि वो रहमान को बुला के करवा सकते, नेशनल स्कूल ड्रामा रहमान को ही बुला के करवा सकते। मैं किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को बुला के आप वो करवा सकते थे। क्यों म्यूजिक डिपार्टमेंट? क्योंकि उनको हमारे ऊपर विश्वास था कि शायद हम कर पाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमने काफी म्यूजिक करना शुरू कर दिया था, प्ले में भी कंपोज करना शुरू करते थे। प्रतिमा नाटकम हो गया, उससे पहले शांतनु जी का 2 प्ले मैंने म्यूजिक डायरेक्शन किया था, एक ही रात में किया था, बहुत अच्छा उनको लगा। तो शायद वामन जी ने ये सब नोटिस किया, बोला कि आप संगीत करिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ना की, ये पहले ऑफिस, तो उनके आशीर्वाद से उन्होंने तुरंत, मैंने मना किया और तुरंत हमने बनाना शुरू कर दिया। तो हमने, आप मानेंगे नहीं, हमने कम से कम 3-4 वर्जन दिए, जिसमें से वामन जी के हॉस्टल जो जहाँ रहते थे घर में, उसके बाहर उनका सीडी प्लेयर खराब हो गया। 2 बजे, मुझे अभी भी याद है, मैं रिकॉर्ड करके आता था
तो यार सीढ़ी खराब, मैं गाड़ी में बिठा के सर ये देखिए ना यार, ये ठीक नहीं, क्या कर रहे हो यार, ये नहीं, ये करो ये करो। तो उन्होंने हमसे बनवा ही लिया। वो उनका अपना एक बड़प्पन था जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में उन्होंने, देखिए एक ट्रस्ट की बात होती है और वो ऊर्जा देता है, एक आर्टिस्ट को ऊर्जा देता है। अगर आप अपने डिपार्टमेंट के आदमी पे विश्वास करते हैं तो एक ऊर्जा देता है। आप ये बोल सकते हैं नहीं मैं म्यूजिक डायरेक्टर बुला रहा हूँ, तो अकम्पनीमेंट करो, जाकर रिकॉर्डिंग में बजाओ, वो अलग चीज होती है। उन्होंने बोला नहीं आप बनाओ, आप अपना अप्रोच रखो। वो बना सकते थे, लेकिन उन्होंने वो अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली एनर्जी में, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आपको होना चाहिए। ये मैं हमेशा कहता हूँ, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। आप इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको कैसे आप इनकैश करते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो थिएटर ओलंपिक का हम लोग, संगीत तो मैं गा नहीं सकता हूँ, लेकिन उसमें मैंने ये सब पढ़न बोला था, और ऐसे बहुत सारी चीजें आई जिसमें मैंने, तो वहां मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है, तो को मैंने कहा ये ऐसी चीजें हैं जो मैंने उसमें शायद इससे पहले अगर तो शायद होता भी नहीं। तो मेरे को क्लासिकल अपना मृदंगम की जो ट्रेनिंग है, जो कर्नाटिक क्लासिकल परकशन की जो ट्रेनिंग है, उसको मैं शायद बहुत बुना पाया। मैं डरे बिना मैं उसको अप्लाई कर पाया कि मैं फेलियर हो जाऊं, ये डरा नहीं। मैं शायद अप्लाई करके थिएटर में कैसे भी करके खुद भी सीखा और इसको भी अप्लाई करने की एक ऊर्जा मिली मेरे को, और एनर्जी में वो फ्लेक्सिबिलिटी मिली। सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी मिली, एक्सेप्टेंस मिला, तो आई कुड इनकलकेट दिस स्टाइल। एक जो सवाल हमेशा जी लोग करते हैं कि आप जी कितना रियाज एक बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट मांगता है, आप कितना रियाज करते हैं? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना, डांस जी में, म्यूजिक में, इंस्ट्रूमेंट में लोग जी रियाज बहुत करते हैं। सबसे ज्यादा कम रियाज होता है थिएटर में, ऐसा नहीं है, कोई रियाज ही नहीं आई होता। डोंट अग्री विद दैट। नहीं, मैंने ज्यादातर देखा है हम रियाज कम करते हैं, है ना? तो मतलब कितना रियाज करते हैं, मतलब देखिए, नहीं नहीं, अभी भी अरे आप रियाज करते ही आप होंगे ये समझिए काफी समय। कि जब नाम बनाने तक का एक सफर होता है, नाम बन जाए ना, उसके बाद उसको मेंटेन करने का एक सफर होता है, वो सफर सबसे बड़ा लंबा होता है। आप पहले कुछ भी बजा रहे हैं, कुछ भी बजा रहे हैं, कोई नहीं करेगा। जहां आपको कहीं एक नाम आ गया, या आपका एक स्टेटस बन गया, या आपका एक गुडविल बन गया, उसको मेंटेन करने में जो जिद्दोजहद लगती है, वो असली आपका लाइफ है। नहीं कहते मैं पहुंच गया, मैंने कर लिया, मुझे नहीं लगता कोई बोल सकता है कि मैं पहुंच गया, मैंने कर लिया। जहां आपने सोचा, इसका मतलब आप डाउनफॉल शुरू हुआ आपका। ये मेरा मानना है अपना। अभी भी कह रहा हूँ व्यक्तिगत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई माने कि मैं पहुंच गया, मेरे को करने की जरूरत नहीं। मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि आप हमेशा डेली, मेरे लिए एवरी प्रोग्राम, एवरी स्टेज प्रोग्राम इज फर्स्ट प्रोग्राम। इट्स नॉट दैट मैं बोलता हूँ कि मैंने शायद 5000 प्रोग्राम्स कर लिए, 5000 स्टेज प्रोग्राम्स कर लिए, तो मैं पारंगत हो गया। हाँ, वो एक्सपीरियंस काउंट होता है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जब तक आप एवरी प्रोग्राम, एवरी कॉन्सर्ट, एवरी प्ले ऑफ योर्स, एक नया अप्रोच, एक पॉजिटिव अप्रोच, एक उसके साथ अगर नहीं जाएंगे, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। और रियाज तो आप ये समझिए कि जैसे आपको लिए जिंदगी में पानी, जिंदा रहने के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है। खाने की बात नहीं कर रहा, आप खाने से भी से ज्यादा जरूरी, फंस जाता है ना गले में खाना, तो पानी ही पीते हैं। तो पानी सबसे ज्यादा जरूरी, जितना पानी जरूरी है उतना रियाज जरूरी है। रियाज का मतलब जितना आप एक चीज को बजाते आते हो, उस नई चीज अप्रोच आपको निकलती है। तो रियाज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज आई कांट एक्सप्लेन इट, बिकॉज एक आर्टिस्ट का फ्यूचर, पास्ट, या कोई भी है, वो सब कुछ रियाज में डिपेंड है। और बिल्कुल ही बैलेंस रियाज होना चाहिए। आप डेली बजाना बहुत जरूरी है। इसमें एक फ्रेंडली, कहते हैं ना, व्हेन यू प्ले डेली विथ योर इंस्ट्रूमेंट, गेट्स फ्रेंडली विथ यू। आप फ्रेंड्स के साथ कैसे कॉन्वर्स करते हैं? आप अचानक किसी को फ्रेंड नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते। आप किसी को देख लिया फ्रेंड, हाँ कैसा है, मेरा एड्रेस ये है भाई, हम पहले 2-3 बार मिलते हैं। तो मृदंगम या आपका म्यूजिक भी वही है, आप बजाते हैं, बजाते बजाते, फिर उसके बाद उसके बारे में पता लगता है कि इंस्ट्रूमेंट ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, तो आप कन्वर्स करना शुरू करते हैं, आप फ्रेंडली होते हैं। और फ्रेंडली होने के लिए रियाज बहुत जरूरी है। और स्टेज आप जानते हैं, आप खुद आर्टिस्ट हैं, कि किसी का नहीं होता कि आप 100 बार परफेक्ट होके चले जाएं, वहां पर जाएं, तो जरूरी नहीं कि आप सक्सेस होना ही होना। कभी वो नहीं भी वो प्रिपेयर हो जाते हैं तो सक्सेस हो जाता है। तो ये बहुत अनसर्टन चीज है
लेकिन कुछ भी है, रियाज बहुत है। तो मैं चाहूंगा कि हम आपसे मतलब कहें कि अभी बहुत रात हो चुकी है, हम लोग विदा लेते हैं, तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि इतनी सारी चीजें हमें पता चली सच में आपके बारे में, मृदंगम के बारे में, रियाज के बारे में, आप स्टूडेंट के साथ कैसे काम करते हैं, थिएटर में स्टूडेंट में कैसे अंतर होता है। तो कुछ मीठा मीठा सुना दीजिए कि जो लोग देख रहे हैं बहुत देर से बोल रहे हैं कि सर से कहिए कि सर कुछ सुना दें, मतलब सबका बड़ा मन है। बजा के जी, बहुत रात हो चुकी है, मैं मानता हूँ। कोई नहीं, अरे इसमें क्या है, अगर हमसे, हमारे लिए श्वेताओं से इच्छा से बढ़ के कोई चीज नहीं है। हम उनकी वजह से हैं, हम बजा किसके लिए रहे हैं। एक टाइम होता है अपने लिए बजाते हैं, एक टाइम होता है मैक्सिमम उनके लिए बजाते हैं, सीखा इसीलिए। जी, मैं एक छोटा कोरवई सुना देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है और कैलकुलेटिव है, मैं आपको बजाना चाहता हूँ, ठीक है। हल्का बजाऊंगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। सॉरी, मतलब रात की वजह से थोड़ा सा मैं, हाँ नहीं सर, मतलब बहुत मजा आ गया आपसे बात करके और बहुत सारी चीजें पता चली। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि बीच में मेरा नेट गड़बड़ हुआ। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये चलता रहे। मैंने बोला ना थिएटर यहाँ पर काम आया, उसका एक्सपीरियंस काम आया मेरे को, मुझे। लेकिन मैं कह रहा हूँ आर्टिस्ट का कुछ पता नहीं रहता कब क्या हो जाए, यू हैव टू वेरी रेडी फॉर इट। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपका तो हमेशा हम ऋणी रहेंगे। हम सब लोग आपसे सीखा भी और हर समय आपसे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, है ना। गोविंद जी, मैं आई एम रियली हैप्पी कि आज मेरे ख्याल है मेरे लाइफ में पहली बार मेरे किसी शागिर्द ने मेरा इंटरव्यू। जी तो हमारा बड़ा और आई एम वेरी प्राउड कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये मैं पर्सनली इसलिए, बस आप मेरे इंटरव्यू इसलिए नहीं, मुझे मन से लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत जब अच्छा करते हैं तो हमारे लिए फक्र की बात है, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए फक्र की बात है। जी, नहीं, हम सबकी कोशिश है कि हम जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, जिनसे हमने अच्छा सीखा है, उनको दुनिया जाने। और आपको तो जानते हैं लोग, मतलब नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं, आपको बहुत लोग जानते हैं लेकिन एक बार और लोगों ने अलग तरह से जाना, आपके बारे में जाना, है ना। क्योंकि मैं भी इतना नहीं जानता था आपके बारे में। आज मैंने भी आपका एक दूसरा ही रूप देखा है कि आप बचपन से कैसे मृदंग के साथ जुड़े, कैसे आप उसके साथ काम करते रहे। और तो बहुत छोटी उम्र होती है कि 10 साल की उम्र में मतलब CCRT की स्कॉलरशिप और ये सारी चीजें, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो ये सबके लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगा, लोग आगे बढ़ेंगे इस प्रेरणा को लेके। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मिलेंगे और आपसे बातें करेंगे। शुभ रात्रि सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।